नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स का मेंटर राहुल उड़ानी और आपका स्वागत है आपके चैनल सीए वाला में। तो कैसे है बच्चा लोग, कैसी चल रही है तैयारी? आप लोगों के सारे चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स का जो है आखिरी चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। इसमें बच्चे अपना 4 से 5 नंबर का आने वाला है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है और प्रैक्टिकल, बट प्रैक्टिकल के अंदर में फॉर्मूलाज बहुत इजी है, लिमिटेड से फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला को इंप्लीमेंट एक बार करना सीख लिया, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फिर उसके बाद में आप अपने आप कर पाएंगे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में। 4 से 5 नंबर का चैप्टर, मतलब आप सारे नंबर 100% स्कोर कर सकते हैं, बहुत ईजी है। यस, हमेशा की तरह पहले हम कंसेप्ट पे बात करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, फिर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन एंड देन लास्ट ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यस, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है, वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है और टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी क्या होता है। बट इसको जानने से पहले ये तो समझे इंडेक्स नंबर होता क्या है। यस, आप लोग भाई ऑब्वियसली कॉमर्स के स्टूडेंट है, सबको पता है शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट के अंदर में 2 इंडेक्स चल रहे होते हैं, एक को बोलते हैं भाई सेंसेक्स और एक को बोलते हैं निफ्टी। ये हमारे 2 इंडेक्स होते हैं, वो और कुछ नहीं, इंडेक्स नंबर ही है। आप गवर्नमेंट पॉलिसीज की जब बात करते हैं तो वहां पे अगर आप हर एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको रिपोर्ट मिलेगी, जहां पे कुछ ना कुछ इंडेक्स नंबर्स में शो होता रहेगा। जनरली देखा जाता है इंडेक्स नंबर में एक बेस पीरियड लिया जाता है, एक बेस वैल्यू ली जाती है जो 100 होती है। एक्सेप्ट हमारा निफ्टी और जो अपना सेंसेक्स है वहां 1000 लेकर चलते हैं, बाकी हम जो है कितना लेकर चलते हैं जी, 100 लेकर चलते हैं। क्या होता है कि जो ये बेस वैल्यू है, ये क्या होगी, एक बेस वैल्यू होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की। ठीक है जी, एक बेस वैल्यू होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की। इस टाइम पीरियड पे हम इस बेस वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे फॉर अनदर वैल्यू। ठीक है, फॉर एनी अदर टाइम पीरियड। एग्जाम्पल से समझाते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेंसेक्स की बात करते हैं तो अगर हम रिसेंट टाइम्स में बोलते हैं भाई सेंसेक्स या निफ्टी जो है हमारा 18,000 चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 18,000 चल रहा है, तो भैया इसका मतलब क्या है कि 1995 में हमारा निफ्टी बना था। मैं बता देता हूं आपको, 1995 में निफ्टी बना था। उस टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी थी, 1000 थी। अब इसके कंपैरिजन में आज निफ्टी जो है वो 18 गुना हो चुका है, 18,000 पहुंच गया है। ये मतलब होता है कैलकुलेट करने का। सिमिलर आप कोई भी इंडेक्स देखोगे तो वहां पे एक अपना क्या रहेगा, बेस पीरियड रहेगा, एक बेस टाइम पीरियड रहेगा। इस बेस टाइम पीरियड में एक बेस वैल्यू होगी। इस बेस वैल्यू से अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पीरियड पर कंपैरिजन किया जाता है और एक वैल्यू दी जाती है। यस, वो वैल्यू हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का क्या शो करेगी, इंडेक्स शो करेगी। बात समझ में आई भाई? ये होता है इंडेक्स। अब सर पॉइंट ये आता है, क्या इंडेक्स नंबर सिर्फ एक टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में बन सकता है? नो। इंडेक्स नंबर जो है बच्चे, वो आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली भी बना सकते हैं, आप किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी बना सकते हैं, और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। बट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंडेक्स टाइम सीरीज। हमें पढ़ना है इंडेक्स टाइम सीरीज। भैया जी इंडेक्स नंबर जो टाइम सीरीज के अकॉर्डिंगली चल रहा हो, अलग अलग टाइम पीरियड में क्या वैल्यूज है, हम उसका कंपैरिजन करके इंडेक्स नंबर्स देने वाले हैं। तो ये काम रहता है। इसको बड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे इस बात को। ठीक है, अभी पॉइंट बताता हूं। देखो, ये पर्टिकुलर चैप्टर अभी अपना आता है 4-5 नंबर का। इससे पहले हमारे पास में इस चैप्टर के थे 2 पार्ट, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। टाइम सीरीज गया है कट और इंडेक्स नंबर बच गया है, तो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस पर फोकस बड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गए, मस्त तरीके से रेडी हो गया, हम बन जाएंगे इस चैप्टर के पिरो आदमी। ठीक है ना? यस, तो अगर पिरो बनना चाहते हो तो कंसेप्ट को बड़ा प्यार से ध्यान से समझिएगा। देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कि भैया इंडेक्स नंबर कैसे बनाया जाता है, क्या सोच के बनाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें 2005 में दूध कितने का आता था सर? लगभग 40 रुपये लीटर, है ना? हम पेन दूसरा ले लें सर, लगभग 40 रुपये लीटर आता था, है ना? 2010 में क्या हुआ? लगभग 50 रुपये लीटर, है ना? फिर 60 रुपये लीटर हो गया, फिर 100 रुपये लीटर या 70 रुपये लीटर हो गया। थोड़ा कम ज़्यादा कर रहे हैं, बट हाँ एक नंबर ऐसे देना चाहता हूँ, 70 रुपये लीटर हो गया। कोई भी दूध पकड़ लो, सर नहीं सर थोड़ा सस्ता आता है, थोड़ा महंगा आता है, अरे कोई अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है। ठीक है, फुल क्रीम का अलग है, अपना टोन्ड का अलग है। हमने एक एवरेज पकड़ लिया, भाई ये दूध का रेट चल रहा था। सिमिलरली पेट्रोल की बात करेंगे
2005 के अंदर आई थिंक 50 रुपये पे था, फिर आगे 60 का हो गया, लेट सपोज यहाँ 70 का हो गया, और अब हो गया लेट सपोज 90 का। ज़्यादा ही है बट हम एक एवरेज पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। यस, हमने बोला कि भाई ये हमारा पेट्रोल का हिसाब चल रहा है। अब बच्चा जी पॉइंट समझो, पॉइंट समझो। हम अगर बात करते हैं यहाँ पर आपके साथ में, तो अब इसको देखकर आप बता सकते हो कि कितना बड़ा है। सर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट बताना मुश्किल नहीं है। बट मैं बोलूँ कि कैलकुलेशन करे बिना आप बस देखे साथ बता सकोगे कि कितना बड़ा है, तो क्या करोगे? तो कह रहा है कि उसके लिए हमें निकालना होगा इंडेक्स नंबर, तो उसी के लिए हमें निकालना होगा इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर के अंदर में लेट सपोज हमने जो है अपना जो पहला वाला टाइम पीरियड है उसको मान लिया बेस पीरियड, मैंने इसको मान लिया बेस पीरियड, ठीक है। अगर इसको बेस पीरियड मानूंगा तो इसकी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देंगे जी? 100 में। यस, यही बोला मैंने, इसकी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देंगे जी? 100 में। अब उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू जितना यहां से ये बढ़ा है उतना ही ये बढ़ जाएगी, तो मतलब ये 100 इंटू में 50/40 बढ़ जाएगी। ओके जी, कितना हो गया बताओ फटाफट से कैलकुलेट करके? 500/4, 500 डिवाइड बाय 4, ए भाई डिवाइड करना था, 500 डिवाइड बाय 4, 125 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 40 से 60 हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कंपैरिजन इससे हो रहा है तो 100 वाले से ही कंपैरिजन है, हमने इसको बेस माना है ना, तो इससे ही कंपैरिजन है। तो यहाँ से हमें दिखा कितना भाई? ये हो गया, तो ये आ रहा है 150 के आसपास। सिमिलरली यहाँ से देखोगे तो अपना क्या दिख रहा है हमें? 70/40, इतना बड़ा है, तो ये कितना हो गया? लगभग 175 हो गया है। यस, सो अब यहाँ पर देख के बड़ा फटाफट से मुझे पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे हमारा 25% बढ़ गई है वैल्यू, यहाँ पे हमारी लगभग और 25%, मतलब यहाँ से 50% बढ़ गई है, और आखिरी वाले में टोटल 75%। इसको देख के बड़ा फटाफट से अंदाजा लगा सकते हैं। जो कैलकुलेशन यहाँ करना चाहते थे इंडेक्स नंबर में, वो ऑटोमेटिकली होके रख सकती है। तो इसलिए ये अच्छा आपको आइडिया लगाने में हेल्प करता है। इंडेक्स नंबर गिव्स यू बेटर आइडिया कि किस तरीके से काम हो रहा होगा। सिमिलरली अगर पेट्रोल के केस में निकालना चाहूँ, इसको हम क्या करेंगे? बेस पीरियड है तो इसको 100 बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? 100 को हमने मल्टीप्लाई करा देना है किससे जी? अब 60 से, है ना। अब इसको भी 100 के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 50, कितना हो गया भाई वैल्यू? करो भाई, 100 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 50, 120 हो जाएगा, है ना। तो 120 के चक्कर में ये वैल्यू आ गई है हमारी 120। सिमिलरली इसको अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 इंटू 70/50, तो ये आ जाएगा 140 के आसपास। सिमिलरली इसको करना चाहूँगा तो 100 इंटू में 90/50, ये आ जाएगा लगभग 180 के आसपास, है ना। तो ये वैल्यूज़ उठकर आ रही हैं। ओके भाई, तो यहाँ से हमने क्या दिखने को मिल रहा है? अब फटाफट से देख के पता चल पा रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का 20% जो है ग्रोथ हुआ, यहाँ से यहाँ भी 20%, और यहाँ से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 40% बढ़ गया। मतलब टोटल अगर हम देखेंगे 100 से यहाँ पर 80% का ग्रोथ है, यहाँ से यहाँ 40% का ग्रोथ है, यहाँ से यहाँ पे 20% का ग्रोथ हो गया है। ठीक है ना भाई, क्लियर है? तो ये कैलकुलेशंस हमें करने की जरूरत नहीं है वंस इंडेक्स नंबर इज देयर, बिकॉज वहाँ पे चीज़ें वैसे ही बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं। ये फ़ायदा होता है सबसे ज़्यादा इंडेक्स नंबर का। अब पॉइंट ये आता है, सर जी इंडेक्स नंबर हम किस किस चीज़ के रिस्पेक्ट बना सकते हैं? एक बना सकते हो प्राइसिंग के रिगार्डिंग में, प्राइस इंडेक्स नंबर जिसको बोलते हैं। यस, कि भाई मैं एक प्राइस का दूसरे प्राइस से कंपैरिजन करूं, जो अभी हमने पिछले केस में किया। यस, ये हमें हेल्प क्या करता है? इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, डिफ्लेशन कितना हो रहा है, ये चेक करने में करता है। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, डिफ्लेशन मतलब कि कितनी चीज़ें सस्ती हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करता है प्राइस इंडेक्स नंबर चेक करने में। फिर बात करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या करता है जी? हमें हेल्प करता है कंपैरिजन करने में क्वांटिटीज़ का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई हमने क्या किया, अगर यहाँ पे जो कंपैरिजन किया था भाई आप अपने घर में कितना दूध कंज्यूम कर रहे हो उसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, पहले 2005 में 2 लोग थे, फिर मान लो 2010 तक में आपके पास में कोई रिलेटिव आके रहने लग गया तो ज़्यादा हो गए, 2015 में आपकी शादी हो गई तो एक फैमिली में और बढ़ गया तो 4 लीटर दूध ले लिया, फिर आपने 5 लीटर, फिर इनका भी कंपैरिजन इस तरीके से करके देखेंगे तो ये हो जाएगा क्वांटिटी वाइज। ठीक है ना भाई, क्लियर है? अब ये हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, फैमिली टू फैमिली। इसको लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट्स भी यूज़ करती है।
गवर्नमेंट जब यूज करेगी तो क्या करेगी, छोटे छोटे सैंपल्स का कलेक्शन करके वहां पे देखेगी, ठीक है। याद रखना इंडेक्स नंबर जो गवर्नमेंट बनाती है, जो बड़े स्केल पे बनाए जाते हैं, वो सैंपल्स को कलेक्ट करके बनाए जाते हैं। इसके बारे में मैं आगे बात बताऊंगा आपको, ओके। अब ये हमें हेल्प क्या करता है, जैसे गवर्नमेंट वो हेल्प क्या करता है कि भाई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन किस हिसाब से चल रहा है, क्या उसमें ग्रोथ हो रही है, क्या उसमें डिक्लाइन हो रहा है, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है ना। क्लियर है भाई, तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। फिर बात करते हैं हम वैल्यूज़ की, वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब वैल्यू का मतलब होता है कि आपने कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बेची, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो वैल्यू होती है भाई हमारी प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो जब मैं एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से कंपैरिजन करता हूं तो हम बोलते हैं उसको वैल्यू इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं सेम, अगर आप अपनी कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो भैया मुझे अगर चेक करना है कि मेरी कंपनी ग्रो क्या हो रही है, तो मैं कंपनी की ग्रोथ कैसे चेक करूंगा, उसकी वैल्यू से चेक करूंगा ना। मैं ये देखूंगा कि भाई कितनी प्राइस का कौन सा सामान बिका, इन सब का टोटल ले लेता हूं और एक साल से दूसरे साल में करूंगा कंपैरिजन। तो आप इंडेक्सेस कौन से बनाओगे उस टाइम पे, वैल्यू इंडेक्स नंबर। देखो यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि भाई ग्रोथ रेट इकोनॉमी का चेक करना, आप किसी कंपनी का भी चेक कर सकते हो। इकोनॉमी में क्या होता है, जितने प्राइजेस और जितने गुड्स का कंजम्पशन होता है उन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यस, तो यही होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्लियर है भाई। आगे अब हम कुछ नोटेशंस देखते हैं रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर्स। अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करने हैं खुद से तो क्या नोटेशंस यूज करी जाती हैं, हम कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं अब इंडेक्स नंबर को। तो भैया जी सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करके चल रहा हूं यहां पर आपका प्राइस इंडेक्स को लेकर, आप ऑटोमेटिकली क्वांटिटी भी सिमिलर तरीके से चलेगा और वैल्यू में बस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम तरीके से चलता है। तो हम एक लेकर चलेंगे प्राइस, ऑटोमेटिकली वहां से क्वांटिटी भी सेम तरीके से बनने वाला है और आपका जो वैल्यू है वो भी सेम तरीके से बनने वाला है। तो बच्चे अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है लेट सपोज प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे पी का नोटेशन, याद रखना पी का। अब मान लो अलग अलग कमोडिटीज है, पहली कमोडिटी को हमने 1 माना, सेकंड कमोडिटी को हमने 2 माना, थर्ड को 3 माना, तो ये हमारा उसका नोटेशन हो गया। बट पॉइंट आता सर कौन से बेस पीरियड की बात कर रहे हो आप, कौन सा 0th बेस पीरियड, फर्स्ट टाइम पीरियड, सेकंड टाइम पीरियड, थर्ड टाइम पीरियड, किसकी बात कर रहे हो। हमने बोला जनरल करते हैं, लेट्स सपोज nth टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो जो भी टाइम पीरियड होगा वो ऐसे नीचे में आ जाएगा। अब मान लो ये 3 कमोडिटीज के लिए था, अगर k कमोडिटी होती तो हमारा ऐसे हो जाता, ठीक है भाई। सिमिलरली अगर मुझे 3 डिफरेंट कमोडिटी फॉर बेस पीरियड लेनी होती तो बेस पीरियड के लिए हम जनरली साइन लगाते हैं 0, जनरली, ऐसा हमेशा नहीं है बट जनरली लगाते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, कमोडिटी तो वही है, फर्स्ट कमोडिटी है, सेकंड कमोडिटी है, थर्ड कमोडिटी है, बट यहाँ पे पैर में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है भाई, बात समझ में आई है। ठीक है, अभी पिछले वाले एग्जाम्पल से इसको रिलेट करके दिखाते हैं। ओके, तो ऐसे चलता रहेगा। अब अगर मुझे मान लो इन सब का सम करना है, सम करने का मतलब क्या है, मुझे इनको ऐड करना है, तो ऐड करने को साइन में डिनोट करना हो तो हम ये सम का साइन यूज करते हैं, प्लस की जगह इसको यूज करते हैं। अब पैर में तो हमेशा देखो हमारा सेम एन ही है, चेंज क्या हो रहा है 1 2 3। मान लो ये जे वैल्यू आ रही है, तो जे की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से लेकर के तक, इस प्रकार से लिख सकते हो। और कई बार क्या होगा, अगर आप नोटेशन देखोगे ना, ये j इज इक्वल टू 1 to k नहीं लिखेगा, सीधा सीधा ऐसे लिख देगा, तो ये भी चलेगा। ठीक है, अगर मुझे बेस टाइम पीरियड के लिए करना होगा तो सेम तरीके से मैं ये कर दूंगा सम ऑफ पी जे बेस 0। तो अंडरस्टूड क्या है, जे की वैल्यू जितनी भी पॉसिबल है 1 से लेकर के तक सारी काउंट होने वाली हैं। सॉरी फॉर द खांसी, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, यस, पिछले काफ़ी दिनों से तबीयत सही नहीं चल रही है, बट अब होपफुली रिकवर हो जाएगी। हम टेकिंग प्रॉपर मेडिकेशन, यस, 1-2 क्लास और फिर उसके बाद में हम प्रॉपर फील्ड में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। तो एक बार एग्जांपल से समझते हैं। यस, सो देखो भाई, अगर आप इसको देखोगे, ध्यान देखोगे, यस, इसके अंदर हमारा कमोडिटी 1 थी ये वाली, कमोडिटी 2 थी ये वाली, तो ये वाली वैल्यू मान लो हमने बेस पीरियड माना तो ये बन जाएगी P01, यस, और ये वाला बन जाएगा P02। सिमिलरली ये फर्स्ट टाइम पीरियड मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, तो ये P11 हो जाएगी, ये P21 हो जाएगी और ये हो जाएगी P31। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली है। फिर यहाँ पे P12 हो जाएगी, P22 हो जाएगी और P33 हो जाएगी। अब देखो, हम एक टाइम पीरियड में
ऐसे सम करते हैं हमेशा, याद रखना, ठीक है। और ऐसे सेम होगा, सेम टाइम पीरियड वाली वैल्यूज़ का सम होता है, इस चीज़ को याद रखना, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रिलेटिव्स का। हमने देखा भाई हमारा कंपैरिजन होता है इंडेक्स नंबर के निकालने में, कि एक प्राइस को हम दूसरे प्राइस से कंपेयर करके चल रहे होते हैं। अगर मुझे मान लो कंपैरिजन करना है सिर्फ सिंगल प्राइस का, जो कि हमने अपने एग्जांपल में देखा था, तो प्राइस रिलेटिव निकालना है, तो हम बोलते हैं कि लेट सपोज मुझे P1 टाइम पीरियड पे P0 का कंपैरिजन करना है, तो P0 के रिस्पेक्ट में P1 का कंपैरिजन हुआ है, यस, तो ये हमारा प्राइस रिलेटिव शो करेगा। या फिर हमने देखा था सेकेंड टाइम पीरियड पे P0 का कंपैरिजन कर दिया। क्वांटिटी रिलेटिव की बात करते हैं सेम तरीके से, तो प्राइस की जगह लेट सपोज क्वांटिटी का कंपैरिजन हुआ है, तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हमारा क्वांटिटी का कंपैरिजन हो गया। वैल्यूज़ की बात करें, अगर वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो वैल्यू का रिलेटिव ऐसे निकलेगा, ठीक है भाई। बेसिकली आप जिस भी टाइम पीरियड का, जिस पीरियड को बेस मान के कंपैरिजन करने वाले हो, उन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लेना। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा जो डेटा है ना वो यूनिट फ्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे ही आपने वैल्यूज़ को डिवाइड कराया तो यूनिट से यूनिट घट जाएगी, आपके पास में प्योर नंबर आ जाएगा, तो इसलिए हम रिलेटिव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। अब रिलेटिव में ज़रूरी नहीं है कि हमारा बेस पीरियड को ही मान के रिलेटिव लिया जाए, रिलेटिव किन्हीं भी दो टाइम पीरियड का कंपैरिजन हो सकता है। अगर बेस पीरियड की जगह पे हमें कॉरस्पॉन्डिंग ईयर्स वाला, मतलब जैसे ये ईयर है तो इससे पहले वाले का कंपैरिजन करना है, इस वाले में इससे पहले वाले का कंपैरिजन करना है, तो उसको बोलते हैं हम लिंक रिलेटिव। तो जैसे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 100 हो गई, यस, ठीक है। अगर मुझे अब इसका कंपैरिजन करना है इससे, तो 55/50, तो ये लिंक रिलेटिव यहाँ पे मिलेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, दैट इज इसमें कन्वर्ट कर दिया। सेम यहाँ पे अगर मुझे लिंक रिलेटिव करना है तो 60 को 55 से डिवाइड करा दिया इनटू 100। सेम यहाँ पे 70 को 60 से डिवाइड करा दिया, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है परसेंटेज में। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास क्वांटिटी है P0, P1, P2, ये मतलब बेसिकली अलग अलग वैल्यूज़ की प्राइसिंग है, ठीक है। तो लिंक रिलेटिव क्या बोलता है कि आप ऑल्टरनेट वैल्यू या कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज़ का आप क्या कर लीजिए, रेशियो ले लीजिए, ये हमारा लिंक रिलेटिव बोलता है। अब ये वैल्यूज़ आ रही हैं इन द टर्म्स ऑफ डेसिमल, या फिर मैं बोलूँगा रेशियो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सिमिलर यहाँ पे भी चलता है, ये वैल्यूज़ आ रही हैं हमारी किस में भाई, हमारी रेशियोज़ में। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो हमारा किस में आ जाएगा भाई, हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। और हम ये यही करने वाले हैं कि वैल्यूज़ को एट द एंड हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। अब चेन रिलेटिव क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। चेन रिलेटिव बोलता है कि आपने एक फिक्स नंबर ले लिया या फिक्स बेस ले लिया, उसी पे आप कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे मैंने बोला 50 पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो इसको मैंने 100 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगले वाला क्या हो गया, 55/50, ठीक है। 100 मानने का मतलब क्या, फिक्स बेस है 50, तो यहाँ पे बेसिकली 50/50 इंटू 100 हो गया, दैट इज इक्वल टू 100 ही हो गया, है ना, कट जाएगा। यहाँ पे 55/50 इंटू 100 तो 110 आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी 60 को 50 से डिवाइड करेंगे इंटू 100 तो 120 आ गया। सिमिलरली 70 को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे अब 50 से इंटू 100, ये आ गया 140, ठीक है भाई। तो जब हमारे पास में अगर मान लो वैल्यूज दे रखी है P0, P1, P2, P3, अब कंपैरिजन जब करा जा रहा है वो फिक्स बेस लेकर करा जा रहा है, तो ऐसे रिलेटिव्स को हम बोलते हैं क्या जी, चेन रिलेटिव। यस, याद रहेगी ये बात। चेन रिलेटिव में क्या होता है, हम फिक्स वैल्यूज का कंपैरिजन करते होते हैं। अब हमारे पास में डिफरेंट मेथड फॉर क्रिएटिंग इंडेक्स नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला है सिंपल मेथड, ठीक है। तो हमें बेसिकली यही पढ़ना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है इंडेक्स नंबर। अभी तो हमने रिलेटिव्स देखे, अब रिलेटिव्स का यूज़ करके और जो हमने अभी नोटेशन सीखी उनका यूज़ करके हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे किसको भाई, इंडेक्स नंबर को। अब इंडेक्स नंबर एक तो होता है सिंपल मेथड, ठीक है, और एक होता है वेटेड मेथड। वेटेड का मतलब यहाँ पे हमारा उस पर्टिकुलर वैल्यूज़ के अलावा किसी चीज़ को वेट मान के कंपैरिजन होता है। सिंपल के अंदर में अगर मान लो मुझे प्राइस रिलेटेड देखना है तो सिर्फ प्राइजेस के बारे में ही चर्चा चलेगी, कुछ उससे क्वांटिटी, कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी या फिर कोई और वैल्यू नहीं होगी। वेटेड में क्या होगा, मान लो प्राइस है, ठीक है,
तो मैं जनरली क्वांटिटी को वेट मान के चलता हूँ इसका, तो मैं क्या करूँगा, प्राइसिंग को क्वांटिटीज उसके रिस्पेक्टिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा लूँगा। सर इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब दोनों में मेथड क्या है, एक में एग्रीगेटिव मेथड है, एक में हम रिलेटिव मेथड लेके चलेंगे। एग्रीगेटिव मतलब कि सम करना, जो हमने पहले देखा। रिलेटिव मतलब कि हम रेशियोज लेके हम फिर सम करेंगे, ठीक है ना। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड आते हैं 4 टाइप के, ठीक है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पे क्वेश्चन आने ही आने वाला है। इवन हमारा जो 2021 जून का अटेम्प्ट था उस पर 3 क्वेश्चन दे रखे थे, तीनों इस पे थे, ठीक है जी। 3 क्वेश्चन इस पे थे, बाकी अलग था शायद एक टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी पे। और रिलेटिव मेथड ये बहुत सिंपल है, यहाँ का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो 4 मेथड आएंगे, एक आएगा लास्पेयर्स मेथड, एक आएगा पास्चेस मेथड, एक आएगा मैक्सवेल मेथड और एक आएगा फिशर्स इंडेक्स नंबर, फिशर आइडियल इंडेक्स, ठीक है। तो फिशर आइडियल इंडेक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ भाई, ये तो होना ही वाला है, तो उसको तो हम बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आओ एक एक मेथड को अब देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव नाम से क्या समझ में आ रहा है भाई, कि हम जितनी भी वैल्यूज दे रखी है एक गिवन टाइम पीरियड, बोला था ना भाई, टाइम पीरियड में जितनी भी वैल्यूज दे रखी है सबका कर डालो सम, कर डालो भाई सम। तो इसका सम कितना हो गया भाई, 80 हो गया, यस। सेम इसका भी सम कर डालो, कितना हो गया जी, ये 102 हो गया। इसका भी सम कर डालो, कितना हो गया जी, 115 हो गया, यस। अब हमने बोला लेट सपोज 2010 को माना है हमने बेस पीरियड, ठीक है, बेस पीरियड माना है। तो हम क्या बोलते हैं कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम जो भी टाइम पीरियड का मुझे निकालना है इंडेक्स नंबर, उसको ऊपर रखूंगा। मान लो मुझे nth टाइम पीरियड का निकालना है, उनकी सारे सम को ऊपर रखूंगा और बेस पीरियड से उसको डिवाइड कराऊंगा, ठीक है, और इनटू में 100 कर दूंगा, ठीक है। सो अगर मुझे इसका इंडेक्स नंबर निकालना है तो इन सब का सम कितना आया है, ये आया है, तो सम P0 ये आया है। तो मैं क्या करूंगा जी, इसका निकालना है तो इसके सम को ऊपर रखूंगा और बेस पीरियड भी इसी को मान के चले हैं, तो इसी के सम से डिवाइड इनटू 100, दैट इज 80/80 इंटू 100। कितना हो गया भाई, ये हो गया सर 100 ही। तो इसका इंडेक्स नंबर कितना आ गया भाई, 100 आ गया, ठीक है। इसीलिए बेस पीरियड मैंने बोला ना, जनरली 100 ही निकल कर आने वाला है। ओके, क्लियर है। सिमिलरली इस वाले का देखते हैं, 102 बाय में, ठीक है, 80 102 बाय में 80 इंटू 100 कितना हुआ भाई, कैलकुलेटर बाबा, 102 डिवाइड बाय में 80 इंटू 100, तो ये आया हमारा 127.5, यस। ये हमारा इंडेक्स नंबर निकल कर आया। तो ये था क्या भाई, सम ऑफ P1 बाय सम ऑफ P0। अगर मैं बोलता हूँ ये हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे यहाँ वाली वैल्यूज P1 J के हिसाब से चलेंगी, यहाँ वाली P0 J के हिसाब से, है ना, और यहाँ वाली लेट सपोज ये सेकेंड टाइम पीरियड माना है तो P2 J, ठीक है भाई, इंटू 100। सिमिलरली इस वाले में क्या होगा, सम ऑफ P2 J दैट इज दिस, है ना, P2 बाय में सम ऑफ P0 इंटू 100, यस। P2 लिख दो या P2 J लिख दो, बात बराबर है, मतलब ये P2 1 है, P2 2, P2 3, इन सब का हमने सम कर दिया है। सिंपल एग्रीगेटिव में यही है, ठीक है। कितना हो गया भाई, 115 बाय में 80 इंटू 100, यस, क्लियर है भाई। 115 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी लगभग हमारी 143.75, ठीक है भाई। तो ये हमारे इंडेक्स नंबर आ गए 100, 127.5 एंड 143.5, ये हमारे इंडेक्स नंबर निकल कर आ गए फॉर अलग अलग टाइम पीरियड, बात समझ में आई भाई। इस प्रकार से हमें सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में करना होता है, बहुत सिंपल है भाई। क्या करना है, सारी वैल्यूज को सम निकालो, फिर उसके बाद में जिसका भी निकालना है हर एक को बेस पीरियड के सम से डिवाइड करा देना है। तो जैसे इसका निकालना तो 80 है, बेस पीरियड भी 80 है, तो 80/80 इंटू 100। इसमें निकालना तो 102/80 इंटू 100, इसमें 115/80 इंटू 100 हो जाएगा। अब मेरे को मान लो किसी P1 पीरियड का निकालना था, तो P1 का सम किया था हमने बाय सम ऑफ P0। अब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ये इंडेक्स नंबर है, इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो याद रखना कैसे करते हैं, जो भी नीचे में होता है ना वो आता है यहाँ पे नंबर उसका,
फिर उसके बाद आता है ये, तो ये P01 इंडेक्स बन गया। तो मतलब क्या हुआ, यहां हमने जो निकाला है इंडेक्स नंबर वो बेस 0 और हमारा करंट टाइम पीरियड 1 को बोलेंगे, करंट टाइम पीरियड 1 मान के किया है। तो ये क्या देगा भाई, ये इंडेक्स नंबर दे रहा है फॉर बेस 0, बेस टाइम पीरियड 0 एंड करंट टाइम पीरियड 1। ठीक है भाई, क्लियर है, करंट टाइम पीरियड 1 इसके लिए ये दे रहा है। ओके, क्लियर है, यस सर। अब ऊपर वाले मेथड की दिक्कत क्या है, ऊपर वाले मेथड की सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, यहां तो ये यूनिट की दिक्कत आ रही है। देखो भाई, जब मान लो चलो यहाँ तो पर केजी दे रखा है, अगर ऐसा होता कुछ यहाँ पे कोई लीटर में होता, कोई यहाँ पे ग्राम में होता, तो ये केजी और ग्राम में कोई डिफरेंस ही ना समझता, तो गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि हमने तो सिर्फ ऐड कर दिया ना, अगर मान लो यहाँ पे पर केजी की जगह में पर ग्राम में डेटा दे देता तो ये तो बढ़ जाता, फिर इसका मतलब ये उसको कंपैरिजन करता। और दूसरा, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रखी है उसको एडवांटेज देखिए चल रहा है, ये भी गड़बड़ वाली बात है यार। एक तो ये यूनिट का ध्यान नहीं रख रहा कि भाई सारी केजी में है, कोई ग्राम में, कोई लीटर में, अगर कुछ भी होगी ये सबको ऐड मार देगा, इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी डिमेरिट इसकी ये है। ठीक है, दूसरा भाई हमारा, अगर एक तो यूनिट वाली बात बोली, दूसरा क्या भाई, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी सारा सारा इन्फ्लुएंस उसकी तरफ जाएगा। तो हमने इसको सुधारने के लिए एक मेथड बनाया जो कि बोला गया सिंपल रिलेटिव सिंपल एवरेज मेथड। जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि सिंपल मेथड है। सिंपल एवरेज में क्या होगा कि अगर प्राइस का निकाल रहा हूं तो पी को ही लेके चलेंगे, कोई क्वांटिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, अगर क्वांटिटी का निकालते तो क्वांटिटीज को लेके चलेंगे, कुछ प्राइस नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अब सिंपल रिलेटिव का मतलब क्या है कि हम रिलेटिव्स लेकर चल रहे हैं। यस, सो अगर मैं बोलता हूं कि लेट सपोज ये मेरा बेस पीरियड है, तो हम क्या करेंगे जी, यहां पर फिक्स बेस लेके चलेंगे। ठीक है, बेस फिक्स ले लेंगे। यस, फिक्स बेस का मतलब क्या होता है, हमारा ये वाला मेथड जिसको बोलते हैं चेन रिलेटिव, ये वाला। ठीक है, इस वाले मेथड को अंदर जहां पे बेस फिक्स होता है ना, इसको बोलते हैं हम, दूसरा नाम होता है इसका फिक्स बेस। ठीक है भाई, याद रखना। ओके, ये होता है मूविंग बेस, यहाँ पे बेस मूव कर रहा है ना, कभी 0 आ रहा है, कभी 1 वाला आ रहा है, कभी 2 वाला आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मूविंग बेस। ये याद रखना नाम। ठीक है भाई, क्लियर है भाई, यस। अब हम यहाँ पर मानेंगे क्या भाई, फिक्स बेस लेके चलेंगे। तो हमने बोला कि लेट सपोज ये हमारा फिक्स बेस जो है, सॉरी ये वाला है। यस, टाइम पीरियड होता है ना बेस, तो ये वाला फिक्स बेस है ना भाई। फिक्स बेस कौन सा है, 0th पीरियड वाला। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। तो फिक्स बेस की जितनी भी वैल्यूज होती है ना, उसको बना देना 100। कंसेप्ट एकदम सेम है कि भाई क्या होगा, 50 है अगर मान लो यहाँ, तो 50 को 50 से डिवाइड कराने वाले हैं, 50 को 50 से डिवाइड कराएंगे इनटू 100, तो होगा क्या, कट पिट के 100 ही आएगा। यहाँ पे भी 10 को 10 से डिवाइड करेंगे इनटू 100, आंसर 100 ही आएगा। सेम यहाँ भी 100 आएगा। अब 2015 में क्या होगा, जो फिक्स बेस वाली वैल्यू थी ना इस कॉमोडिटी की, उससे हम डिवाइड करा देंगे, तो 60/50 इंटू 100, 120 आ गया। सिमिलरली 12/10 इंटू 100, तो ये भी 120 आ गया। यहाँ पर आ गया 150। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, सिंपल है। ठीक है भाई, यस। नेक्स्ट 70/50 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 140, है ना, 70/50 इंटू 100। अगर आप 15/10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा कितना भाई, 150। अगर आप 30/20 इंटू 100, अच्छा ये भी 30 है, तो ये भी होगा 150। ठीक है ना, तो ये वैल्यूज आ रही हैं। अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है अब कर दो इन सबका सम। तो यहाँ पे जितनी कॉमोडिटीज़ है ना, बेसिकली 100 इंटू इतना आ जाएगा, तो 3 कॉमोडिटीज़ है ना, तो 100 इंटू 3 चेक कर लो, ऐड करने पर, ऐड ही करना है तो ऐड करने पर क्या आएगा, 3 आएगा, 300 आएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है देखो, 150 + 120 + 120 आ रहा है 390। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है देखो, 300 + 140 दैट इज 440। ठीक है, अब काम खत्म नहीं हुआ, ये क्या आया है हमारा, ये आया है हमने हर एक जो मान लो यहाँ पे P कुछ मान लो n है, ठीक है, बाय P0 का सम किया है इनटू 100। यस, हमने ये काम किया है, बट हमारा जो आंसर निकलता है ना इंडेक्स नंबर का, वो कह रहा है कि इसको 3 से डिवाइड करा दो, जितनी भी वैल्यूज है ना, जितनी भी वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है जी, 3 है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, मान लो नंबर ऑफ क्वांटिटी हम बोलते हैं k है, 1 2 3, 3 क्वांटिटीज है ना, कह रहा है 3 से डिवाइड करा दो।
बेटर रहेगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करा दो, तो ये हमारा निकलेगा इस केस में इंडेक्स नंबर। बेस 0 है और n मान लेते हैं, है ना, nth टाइम पीरियड है तो 0n हो जाएगा। इसमें आंसर P00 आ जाएगा, इसमें P01, अगले वाले में P02 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 300 है, कॉमोडिटी कितनी है 3 है, तो डिवाइड कराएंगे तो आंसर इसका आ गया 100। इसको 390 है, इसको कितनी कॉमोडिटीज़ हैं 3 है, 3 से डिवाइड कराएंगे तो उत्तर कितना आ गया भाई यहाँ पे 130। तो इसका इंडेक्स 100 है, इसका 130 है, और इसको 440 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी इन डेसिमल। ठीक है, 1 और फिर 4 फिर 3.33, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है ना, यस, क्लियर है भाई। तो ये हमारा उत्तर आ गया। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, देखो हमारा जो पहला इंडेक्स नंबर होता है ना वो 100 होता है, तो 300 को 100 कैसे बना सकता था 3 से डिवाइड करा के, कह रहा है जो पहले को डिवाइड कराओगे वही हर एक को कराना होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है लिख लो यहाँ पर। इसका फॉर्मूला होता है, अगर मुझे यहाँ से इंडेक्स नंबर बनाना है तो सम ऑफ पी एन बाय P0, ठीक है, या फिर P01 लिखा है ना, P1 बाय P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, कि ये क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, कई जगह इसको n लेगा, कई जगह इसको j दे देगा, कुछ भी नाम दे देगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को बेस पे ध्यान रखना है। ओके, अब इस वाले मेथड के फायदे क्या है, कह रहे इसमें यूनिट से कोई टेंशन नहीं है। यस, यूनिट का कोई मतलब नहीं पड़ रहा है कि भाई किसी की यूनिट केजी में है, किसी की यूनिट किसी में, हमने तो उसको डिवाइड कर आगे रिलेटिव्स में कन्वर्ट कर दिया और टेंशन नहीं है। यस, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो छोटी क्वांटिटीज है ना उसको अनड्यू एडवांटेज हो गया यार, है ना भाई। देखो इसकी वैल्यूज बड़ी छोटी थी, इसको भी 100 120 150 में माना, इसकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा थी, इसमें 100 120 140, उसमें क्या दिक्कत थी, बड़ी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा एडवांटेज थी, इसमें छोटी वाली को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो गई है कि उसको बराबर कर लिया। होना ऐसा कुछ चाहिए ना कि यार उन दोनों को मिक्स कर दो, वैसा कुछ बनना चाहिए। अब इसी डिसएडवांटेज को देखते हुए हमने बोला कि वेटेड एग्रीगेट मेथड निकाला जाए। तो वेटेड एग्रीगेट मेथड क्या होता है कि अगर मुझे प्राइस इंडेक्स निकालना है, मुझे क्या निकालना है जी, प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो मैं उसकी क्वांटिटीज को रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब पॉइंट ये आता है सर जी, ये अगर मान लो P1 है, ये Q1 है, ये P0 है, लेट सपोज ये Q0 है, ये हमारा 0th टाइम पीरियड है, ठीक है, बेस टाइम पीरियड, ये हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड लेट सपोज। ठीक है, सर जी पॉइंट ये आता है कि कौन सी क्वांटिटीज को कौन से प्राइस से मल्टीप्लाई कराना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको इससे कराना है, इसको इससे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने मेथड निकाले हैं 4। एक को बोला है लास्ट पेयर्स इंडेक्स मेथड, दूसरे को बोला है पास्चेस। लास्ट पेयर्स क्या बोलता है कि बेस टाइम पीरियड की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराने का। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं प्राइस के रिगार्डिंग में। ठीक है, प्राइस को लेके समझेंगे, क्वांटिटी और वो अपने आप ही हो जाएगा बाकी। ठीक है, फॉर, ठीक है, क्वांटिटीज टू बी मल्टीप्लाइड। सो जब भी हम सम लेंगे तो हम क्या करेंगे जी, हमारा कोई भी टाइम पीरियड हो, मान लो nth टाइम पीरियड हो, उसको हम बेस टाइम पीरियड से ही मल्टीप्लाई कराएंगे और उसको डिवाइड भी किससे कराएंगे जी, इससे ही। ठीक है, यस, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है लास्ट पेयर्स का। ओके, तो ये निकल कर आया है P01 P0n हो जाएगा। पास्चे क्या बोलता है, कह रहा है यार पुराने में क्या रखा है, पुराने वाली क्वांटिटीज की आज कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें आज की वैल्यू से मतलब है, आज को पुराने से रिलेट करते हैं ना। तो उसने बोला कि करंट वाली जो क्वांटिटीज है ना उसको मल्टीप्लाई कराओ पुराने प्राइस से। अब इसमें भी गड़बड़ हो गई यार, कह रहे देखो तुम्हारे इस वाले मेथड में क्या था कि तुम पुरानी क्वांटिटी को नए प्राइस से मल्टीप्लाई करा थे, आज क्वांटिटी चेंज हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब अगर तुम नई क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराओगे पुराने टाइम पीरियड पे, यहाँ पर Qn आएगा, ठीक है ना, सेम आएगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। कह रहे अगर पुराने प्राइस को नए क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करा तो अगर बहुत वेरिएशन हुआ तो ये आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने बोला एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं, दोनों ही क्वांटिटीज़ को ऐड करके दोनों से मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर खुश रहोगे। तो हमने बोला ये काम कर देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी होती है। उसमें क्या होता है कि Pn को Q0 से भी मल्टीप्लाई करा के ऐड किया है और Pn को Qn से, मतलब दोनों ही प्राइस को हमने Q0 से भी कराया, प्राइस को करंट वाले को करंट वाले क्वांटिटी से भी कराया है, ठीक है ना। ऐसे पुराने प्राइस को पुरानी क्वांटिटी से भी लिया और पुराने प्राइस को करंट क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई करा के ऐड किया है, ठीक है।
तो ये मेथड बढ़िया लगा, थोड़ा सा बेटर था। बट पॉइंट क्या निकला कि यार हमने देखा है एडिशन से बढ़िया होता है मल्टीप्लिकेशन, जो कि ज्योमेट्रिक मीन भी फॉलो करता है। तो फिशर इंडेक्स को बोलता है कि देखो अगर मैं तुम दोनों का ले लूँ ज्योमेट्रिक मीन, तो लास्ट पेयर्स और पास्ट पेयर्स का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन ले लूँगा तो वो बन जाएगा मेरा फिशर इंडेक्स मेथड। तो क्या हुआ यहाँ पर, कह रहे ये मेथड सबसे बेस्ट बोला था इसीलिए क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन होता ही सबसे अच्छा है। यस, हम यूज़ करते हैं कौन सा मेथड भाई, हम यूज़ करते हैं अपना अरिथमेटिक मीन सबसे ज़्यादा, ये याद रखना, ठीक है। और जो सबसे बढ़िया मेथड होता है वो मेथड होता है अपना कौन सा भाई, ज्योमेट्रिक मीन। बट इसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं सर, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट आती हैं इसीलिए। ओके, तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं, बट सर 4 फार्मूला थोड़े डिफिकल्ट से लग रहे हैं। डिफिकल्ट नहीं है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना फिर देखना कितना आसान है। देखो करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, अभी लास्ट एक मैंने क्वेश्चन देखा था भाई, ये था जून 2021 का जो बोल रहा था, उसमें क्या था, तीनों मेथड दे रखे थे सेम डेटा के लिए, सेम डेटा के लिए हमें निकालना था आई थिंक फिशर, लास्ट पेयर्स और पास्ट पेयर्स। मैं कहा यार खुश हो गया इतना मैंने कहा ये बढ़िया है, इसमें तो बहुत आसान हो गया। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक बार अगर बोलता हूँ लेट सपोज ये Q0 है, ये P0 है, ये QN है और ये PN है, मतलब करंट वाले को मैं nth मान रहा हूँ और बेस वाले को 0 मान रहा हूँ। तो कह रहा है एक काम कर, यहाँ पे पहले P0 और Q0 का सम कर ले, मल्टीप्लीकेशन कर दे, फिर P0 और QN का कर दियो, ठीक है। फिर एक बार Pn और Q0 का कर दे और Pn और Qn का, फिर देखते रहो दिखाता हूँ मजे। तो P0 Q0 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 50 100 हो गया, ठीक है भाई, पेन चेंज कर ले, 2 इंटू 50 100 हो गया, 1.5 इंटू 10 15 हो गया, 3 इंटू 30 90 हो गया, ठीक है। तो हमने रिस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई करा दिया है। अब क्या कह रहा है P0 QN, तो 50 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा भाई 125 हो जाएगा, 50 इंटू 2.5 125 हो गया, ठीक है। फिर QN इंटू ये 15 हो गया अगेन, यस सॉरी 10 इंटू 1 है ना, 10 इंटू 1 P0 इंटू QN ना, तो 10 इंटू 1 10 हो गया, बड़ा ध्यान से करना है इसको, 30 इंटू 4 120 हो गया। फिर PN Q0 मतलब ये वाला अब, ठीक है ना, 2.5 इंटू 70 2.5 इंटू 70 175, ठीक है। 1 इंटू 15 15 हो गया, 4 इंटू 50 200 हो गया, यस क्लियर है भाई। अब क्या कह रहा है, ओहो सर जी आपने गलती कर दी ना, PN QN को मल्टीप्लाई कराया, आप ऊपर लिख रखा है PN Q0, तो चेंज कर दूँ इसको, ठीक है। मैंने गलती क्या कर दी, मैंने PN Q0 की जगह PN QN को मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है भाई, बाकी जगह तो नहीं किया ना गलती, नहीं सर। तो यही बोल रहा हूँ बड़ा ध्यान से करना, ये गड़बड़ हो जाती है। अब मुझे PN और Q0 को मल्टीप्लाई कराना है, PN और Q0 ये किनारे वाले को, 70 इंटू 2 140, 15 इंटू 1.5 कितना हो गया भाई 22.5, ठीक है। और 50 इंटू 3 150, चेक कर लो भाई सारी वैल्यू सही हैं, सारी वैल्यू सही हैं, एक बार चेक कर लो, पता चला कुछ गड़बड़ हो गई फिर आप बोले कि सर ये क्या कर दिया, लग तो नहीं रहा मुझे अब कोई गड़बड़ करी है सर जी ने, अब तो सही लग रहा है सब कुछ हमको। जी सर, मैं फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, बाद में कुछ गड़बड़ निकल कर आई तो बहुत बुरा लगेगा, नहीं है, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यू ले ली। अब देखो मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, हमें इन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इनका सम चाहिए। तो P0 Q0 का सम का मतलब क्या है, इन सब का सम, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 105 प्लस में 100 तो 205 हो गया। इसका सबका सम P0 QN का ये हो जाएगा 245 प्लस 10 255, ठीक है। फिर अगला PN QN का सम 190 प्लस 200 390, इसकी वैल्यू बहुत बढ़िया है यार, हाँ नीचे वाले की वजह से बड़ी होगी ना। इसका सम PN Q0 का
290 प्लस 22.5, तो हो गया 290 प्लस 22.5, दैट विल बी 312.5। ठीक है भाई, कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगी तो वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। ठीक है भाई, हम कंसेप्ट समझा रहे हैं। ओके, अब हम लास्ट पेयर्स की बात करते हैं। तो लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला क्या देखा था? देखो अब सारे फॉर्म एक बार निकाल लिया तो अब सारे हो जाएंगे। लास्ट पेयर्स में हमने देखा था कि अगर मुझे प्राइस इंडेक्स निकालना है, P0 N ले लेते हैं, ठीक है, बेस 0 और N का, तो हमें क्या करना होगा, जो करंट वाला है उसको भी क्वांटिटी 0 के सम से मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कराना है प्राइस 0 और क्वांटिटी 0 के मल्टीप्लाई करा के सम से इनटू 100। तो PNQ0 आखिरी वाला है 312.5 इन बाय में 205 इंटू 100। कैलकुलेटर बाबा कहाँ गए? कैलकुलेटर बाबा प्रकट हों। हाँ जी, तो कितना होगा 312.5 डिवाइड बाय 205, ये आ गया है 152.44। यस, तो ये इसका इंडेक्स नंबर है पहले वाले लेस स्पेस मेथड से। पास्चेस से निकालते हैं। पास्चेस से क्या बोल रहा था? कह रहा है कि Pn को करंट वाली क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई कराना है, इवन नीचे में भी करंट वाली क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई कराना है प्राइस को। ठीक है, तो ये ऊपर वाले का सम कहाँ है? ये रहा 390 डिवाइड बाय 255 इंटू 100, तो 390 डिवाइड बाय 255 इंटू 100, 152.9। अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान रखना, वैल्यूज़ ना ज़्यादा आगे पीछे आने की भी नहीं है, इससे भी पता चल जाएगा कि गलती करिए नहीं करिए। देख रहे हो सिर्फ डेसिमल में डिफरेंस आ रहा है। मार्शल एजवर्थ भी निकाल लो, मार्शल एजवर्थ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो क्या था उसमें, हमने क्या देखा था? Pn वाले जो दोनों हैं उन दोनों का सम ऊपर में, यस ये देखो, Pn वाले जो दोनों हैं उन दोनों का सम ऊपर में और P0 वाले दोनों हैं उन दोनों का सम नीचे में। ठीक है, पूरा फॉर्मूला ना लिख कर सीधा लिख रहा हूँ। Pn वाले जो दोनों हैं उन दोनों का सम ऊपर में डिवाइड बाय जो P0 वाले दोनों हैं उन दोनों का सम नीचे में। कितना बन रहा है? 390 प्लस में 312.5, 702.5 को डिवाइड किससे करना है? 260 460 है ना, 460 से डिवाइड, 460 से डिवाइड। ओ भाई हाँ ठीक है, 46 हो गया ना, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। तो कैलकुलेट करके देखना, ये हमारा ये आ रहा है, देख रहे हो सारी वैल्यूज़ 152 के आसपास आ रही हैं, थोड़ी सी कोई डेसिमल ऊपर, थोड़ी सी कोई नीचे। ठीक है, और हमने क्या देखा था? सबसे बढ़िया मेथड जो कि है फिशर इंडेक्स, फिशर्स आइडियल। इसमें बेसिकली अगर आप करोगे नहीं, डायरेक्टली कर दूंगा मैं, लास्ट पेयर्स और पास्ट पेयर्स जो निकले हैं ना, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लो। तो मतलब 152.44 को मल्टीप्लाई कराना है 152.9 से और इनका कर देना है स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 152.67 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है भाई, तो हमने देखा ऑलमोस्ट सबकी वैल्यू सिमिलर सी आ रही हैं, यही होता है, बट इसको फिर भी बेस्ट मेथड बोला जाता है बिकॉज ये और भी अच्छी वैल्यू देता है, और इसमें टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी अभी दिखाऊंगा क्या होता है, वो लगाने से बेटर रिजल्ट आता है। ठीक है भाई, क्लियर है? अब एक और मेथड है जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। अब वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला देखो बनता कैसे है। ये क्या कह रहा है? रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है कि हमने हर एक वैल्यू को बेस वैल्यू से डिवाइड कराया। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई किससे कराते हैं? P0 Q0 से। यहाँ भी नीचे में P0 Q0 से के सम से डिवाइड, और यहाँ पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम कर लेते हैं, बट हर वैल्यू के अंदर में P0 Q0 दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया तो एक्चुअल में ये इसके इक्वल निकल कर आया। तो रिलेटिव मेथड की इसलिए कम इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये मोटा मोटा अगर आप देखोगे ध्यान से, ये लास्ट पेयर्स वाला ही फॉर्मूला निकल कर आता है जब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला ही हमारा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में निकल कर आता है। तो जब सॉल्व करने जाओगे तो वही होगा, PN Q0 लेना,
P0 Q0 लेना, सम लेना, सेम, ठीक है, ये आप सॉल्व करो अब। सेम वैल्यूज है तो पी हमने निकाला ही हुआ है, PN Q0 ये आखिरी वाला 312.5 और P0 Q0 205। बेसिकली आंसर क्या आएगा इसका, ये वाला ही है ना, सेम आंसर आएगा। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 152.44 ही। ओके, निकाल के चेक कर लेना भाई, यही आना चाहिए। तो रिलेटिव मेथड तो बहुत ईजी है। अब इस फॉर्मूलाज को इसलिए नोट डाउन कर लो, ठीक है भाई। सिंपल एग्रीगेट में हमने क्या किया, जितनी भी प्राइसिंग है सबका सम किया और उसको बेस पीरियड की प्राइसिंग से डिवाइड करा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या था, एन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कॉमोडिटी। मैंने बोला ना कभी एन यूज़ करेगा यहाँ पे, कभी के यूज़ करेगा, बट है क्या, ये नंबर ऑफ कॉमोडिटीज़ है, याद रखना भाई। क्लियर है, ये चीज़ को याद रखना। ये गलत है, यहाँ पर कुछ एन की जगह एम दे देता बेटर रहता, ठीक है भाई। क्लियर है, ये एन इस एन से अलग है, बट ये बुक में दे रखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता था इसका। अब अब देखो फॉर्मूलाज एकदम सेम है। अगर आप देखते हो प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को, हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ पी की जगह क्यू दे दिया है, सब कुछ सेम है। तो मतलब अगर मैं क्वेश्चन को यूज़ करने जाऊंगा तो वहाँ अगर क्वांटिटीज़ दे रखी है तो क्वांटिटीज़ का सम कर देंगे, प्राइस दे रखा है तो प्राइस का सम कर देंगे। सेम यहाँ पे भी हमारा अगर देखते हैं बाकी चारों में तो प्राइस और क्यू रिप्लेस हो जाएगा। अगर मुझे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है, लास्ट पेयर्स में हमारे पास में जो वेट बन जाएगा वो प्राइस बन जाएगा, ठीक है। वेट इन इन किस में भाई, क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स क्या बन जाता है, प्राइस। बस इतना याद रखना। और यहाँ पे वेट क्या होता है हमारा, क्वांटिटी। फॉर्मूला में बस देखना पी और क्यू का साइन बदल रखा है, PN Q0 था तो यहाँ पे QN P0 हो गया, यहाँ P0 Q0 है तो यहाँ Q0 P0, सेम सारी जगह पे ये रहेगा। तो वेट क्या चल रहा है यहाँ पर भाई हमारा, P0 Q0, यहाँ वेट क्या चलेगा जी, Q0 P0, ठीक है। क्लियर है, ठीक है भाई। तो सेम तरीके से चलता है ये, इसलिए क्वांटिटी इंडेक्स को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इन मेथड को जब देखा गया तो हमने क्या नोटिस किया भाई, इंडेक्स नंबर निकालते टाइम किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर उन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ आएगी। पहली बात, सिलेक्शन ऑफ डेटा। जो आप डेटा सिलेक्ट कर रहे हो भाई, क्या वो आपका पर्पस पूरा करेगा। तो मान लो अगर आपको ऐसा कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको प्राइसिंग चेक करना है एक दुकान का, ठीक है भाई, दुकानदार कितनी सेल कर रहा है, आपको उसके इंडेक्सेस निकालने हैं अलग अलग लेके। तो भाई जो सेल कर रहा है उससे जो परचेज का है उसका कोई रिलेशन ही नहीं है ना, प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं हम। जो सेल कर रहा है तो परचेज किस पे करता है, होलसेल प्राइस पे, लेट सपोज, ठीक है। तो होलसेल प्राइस का कोई रिलेशन नहीं आएगा। तो डेटा के अंदर में जो आपने चेक किया है तो वो डेटा कौन सा लिया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हमारा जो सैम्पलिंग होना चाहिए वो रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए। इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर हमने बोला था कि अगर बहुत बड़े डेटा पे जैसे गवर्नमेंट यूज़ करती है इंडेक्सेस का तो सैंपल्स ही उठाती है, वो सारा डेटा का यूज़ नहीं कर सकती है। तो उनको रैंडमली कुछ डेटा जो चूज़ करना है बहुत रैंडम होना चाहिए, बहुत ऐसा नहीं कि कुछ प्रायोरिटी किसी चीज़ को देके उसको सॉल्व करना चाहिए। सैम्पलिंग हमारी रैंडम होनी चाहिए, तो बात सही है। फिर उसके अलावा अगली बात क्या बोल रहा है, कह रहा है कि टू एंश्योर द कंपैरेटिबिलिटी ऑफ डेटा देयर शुड बी ए कंसिस्टेंसी इन द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द यूनिट्स। यस, मतलब क्या है कि अगर मान लो आप जो है केजी में बात कर रहे हो तो हर जगह केजी में करो, ऐसा नहीं कहीं ग्राम में कर रहे हो कहीं टन में कर रहे हो। कह रहा है ये चीज़ ना बहुत डेटा में गड़बड़ कर देगी, तो आपका कभी भी इंडेक्स अच्छे से बनकर आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ कह रहा है कि भाई हमारे पास में अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉमोडिटीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। यस, तो कई बार होता है कि जैसे अगर मैं 30 साल पहले बात करूं और मुझे निफ्टी जैसा इंडेक्स बनाना था तो वहाँ पे अगर मैक्सिमम कंपनीज कैसी होंगी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की थी, या फिर वो अच्छी बड़ी इंडस्ट्री जैसी थी जैसे जो कि सर्विस से रिलेटेड थी, जैसे TCS वगैरह होगा, आई थिंक तब स्टार्ट हो चुकी थी। यस, बट बड़ी होंगी नहीं होंगी आई एम नॉट श्योर, बट हाँ वो कंपनीज जिसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व थी वो वाला काम चलता था। आज अगर बात करोगे हर कंपनी जिसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है वो कंपनी बड़ी है। यस, तो वो कंपनी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा आ जाता है। तो अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो कहीं ना कहीं से वो कंपनीज आपको दिखेंगी जहां टेक्नोलॉजी
का इंपॉर्टेंस है। 50 कंपनीज टॉप वही वाली निकल कर आएंगी, यस, उसमें से मैक्सिमम कंपनीज। तो अकॉर्डिंग टू टाइम हमारा जो डेटा जो चूज कर रहे हैं उसका सिलेक्शन किस हिसाब से किया जा रहा है, क्या चेंज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर द इंडेक्स, यस। नेक्स्ट, बेस पीरियड। अब बेस पीरियड किसको लेकर चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है भाई। अगर बेस पीरियड के अंदर में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? जैसे कि भाई वॉर के टाइम हो गया, कोविड का टाइम हो गया, आपने बोला कोविड वाला एरिया 2020 की बात करते हैं, वो हमारा जो था बेस पीरियड था। तो भैया कोई भी इंडेक्स अगर उस टाइम पे बनाओगे, इन्फ्लेशन का डेटा कुछ और ही शो कर रहा होगा, है ना भाई, महंगाई बहुत तेज भागी थी। अगर हम बात करेंगे भाई भुखमरी की, तो बहुत ज़्यादा भुखमरी हो गई थी उस टाइम पर। अगर हम कोई और इंडेक्स की बात करेंगे जैसे निफ्टी की, तो वो भी बहुत डाउनफॉल आया था। तो हर जगह में चेंजेस दिखने को मिल रहे थे। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम बेस पीरियड नहीं कंसिडर करके चल सकते, यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चूज करना, बिकॉज ऐसे टाइम पीरियड को चूज करोगे तो गड़बड़ निकल कर आएगी। नेक्स्ट, बेस पीरियड को हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। रीजन वही बोला, पास्ट में जिस चीज़ का रेफरेंस लेकर चल रहे हो आज उसकी उतनी इंपॉर्टेंस है। आज़ादी से पहले का टाइम पीरियड अगर आपने बेस पीरियड ले रखा है भाई, उस टाइम पे और आज के टाइम में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज के टाइम में जो फ्रीडम है उस टाइम तो थी ही नहीं। आज जो आप काम कर सकते हो उस टाइम तो वो कर ही नहीं सकते थे। तो आज के इंडेक्सेस उस टाइम के अकॉर्डिंग तो बहुत अलग तरीके से वेरी करेंगे। तो इंडेक्सेस जब क्रिएट कर जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होना चाहिए भाई, इसके टाइम पे हम अपने बेस पीरियड को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ वेट्स। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला भाई प्राइस के लिए हम क्वांटिटीज़ का वेट लेते हैं, क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो हम प्राइस का वेट लेते हैं। बट अब जो वेट ले रहे हैं वो किस क्वांटिटी का ले रहे हैं, अगर प्राइस की भी बात करेंगे, है ना, कौन सी क्वांटिटीज़ को कितना वेटेज दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडेक्स की बात करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब क्या है, जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में खाने पीने का जो है ना, ज़िंदगी में जीने का खर्चा होता है। एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, सर पे मकान चाहिए, सर पे छत चाहिए, और क्या चाहिए, सोने के लिए हमें बस थोड़ा सा सुकून का टाइम चाहिए, यही चाहिए होता है। तो इस टाइम के अंदर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए 2 वक्त की रोटी की, है ना भाई। अगर छत नहीं होगी तब भी जी लेंगे, जी रहे हैं कुछ रोड, बट खाने को अगर कुछ नहीं होगा तो दिक्कत होगी। अब खाने में किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सर दाल रोटी, सिंपल सबसे सस्ती चीज़ पकड़ते हैं, दाल रोटी की ज़रूरत है, या चीनी की। सर चीनी अगर नहीं भी खाएंगे चलेगा, खाने के अंदर में थोड़ा सा अगर न्यूट्रिशन ऐड करना है तो वो वाली चीज़ें होती हैं हमारे बेसिकली सीरियल्स, उनको ऐड करना होगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में शुगर को हम सेम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जो सीरियल्स को देते हैं, यस। अगेन नेक्स्ट मेथड, हमें एवरेज कौन सा चूज किया है, क्या हम अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं, क्या हम ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं, या हार्मोनिक मीन ले रहे हैं। तो हमने आपको बोला कि बेस्ट मेथड है ज्योमेट्रिक मीन, बट बड़ा डिफिकल्ट है टू कंप्यूट करना, हमें सॉल्व करना उसको मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं अरिथमेटिक मीन को, ठीक है। तभी हम चीज़ों का सम निकाल के उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करा लेते हैं। तो यही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, इसी को बोलते हैं हम क्या भाई, हमारा अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हाँ सॉल्व करना मुश्किल है, बट बेस्ट रिजल्ट इसीलिए आता है, तभी फिशर इंडेक्स हमें बेस्ट रिजल्ट दे रहा होता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, चॉइसेस ऑफ वेरिएबल, आपने कौन से टाइम पर कौन सा वेरिएबल चूज किया है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है भाई। अब समझो आप एक होलसेल प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, होलसेलर के जो प्राइजेज हैं वो किस हिसाब से वेरी कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कॉमोडिटी के हिसाब से। अब उसमें रिटेल के प्राइस की कोई शीट घुसा दे बीच में, कैसा फील आएगा, अबे इसका क्या करूं, रिटेलर थोड़ा हूं मैं, ऐसा फील आएगा ना। तो वही चीज़ है कि भैया आप कौन से टाइप के वेरिएबल्स को किस टाइम पे कंसिडर करके चल रहे हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे अभी हमने, है ना, सिंपल देखा, वेटेड देखा, सिंपल में 2 देखे, एक देखा हमने एवरेज वाला और एक हमने देखा रिलेटिव वाला, एक वेटेड में भी 2 देखे, एक हमने देखा एग्रीगेट या एवरेज बोल दें उसको, या फिर हमने एक देखा रिलेटिव वाला। एग्रीगेट में भी हमने वेटेड के 4 मेथड देख लिए, लास्पेयर, स्पार्शियस, मैक्सवेल, एजवर्थ एंड फिशर आइडियल इंडेक्स। तो कौन सा यूज़ करना है, बड़ा कन्फ्यूजन होती है इसको चूज़ करने में, ठीक है भाई। अब ये तो थी भैया हमारे कुछ थ्योरी वाले पार्ट जहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, इससे आता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको, ओके। अगर क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आएगा तो ऊपर पिछले वाले कंसेप्ट पे आएगा। अब हमने अगर नोटिस किया हो तो हम फिक्स बेस इंडेक्स लेकर चल रहे थे, है ना, जिसको हम चेन रिलेटिव भी बोल रहे थे, है ना भाई। अब हम एक और मेथड पढ़ रहे हैं जहां लिंक रिलेटिव्स का यूज़ करते हैं। अब बड़ा आयरनी है, लिंक रिलेटिव के यूज़ करके जो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट होता है उसका नाम दे दिया इन्होंने चेन इंडेक्स नंबर। क्यों किया,
पता नहीं, बट गलत किया ऐसा मुझे फील आता है। यार नाम सेम रखते हैं ना, या तो उसको चेन रिलेटिव बोल देते या इसको लिंक रिलेटिव, यहाँ पर इसका नाम कुछ लिंक इंडेक्स नंबर रख देते। बड़ा गलत हुआ, बट ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई चेन इंडेक्स नंबर, ध्यान से सुनना। कह रहा है चेन इंडेक्स नंबर बोलता है कि हमारा लिंक रिलेटिव करंट ईयर का, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा दो चेन इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, बाय में ठीक है। ये लिंक रिलेटिव किसका है भाई, हमारा ऑफ करंट ईयर, इसको भी पूरा लिख लो। ये करंट ईयर का है, वो चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर का है, और इसको 100 से डिवाइड। अभी फॉर्मूलाज को यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे होता है, फिर ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, कुछ कॉमोडिटी दे रखी है। अब लिंक रिलेटिव जब भी बनाना है ना भाई, सबसे पहले याद रखना, ठीक है, चाहे लिंक रिलेटिव हो चाहे चेन इंडेक्स, पहले जो बेस मानोगे, मान लो अपना बेस हमने माना है 2010 को, तो इसका लिंक रिलेटिव भी 100 है और चेन इंडेक्स भी 100 है। यस, अब लिंक रिलेटिव कैसे बनेगा, इस वाले का कह रहा है 12/10 इंटू 100। यस, 12/10 इंटू 100। लिंक रिलेटिव में हमने क्या पढ़ा था, जो भी वैल्यू है उससे पिछले वाली वैल्यू डिवाइड करते हैं। यस, तो यहाँ पे हो जाएगा 14/12 इंटू 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/14 इंटू 100, ठीक है। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17/15 इंटू 100। यहाँ पे 20/17 इंटू 100। यहाँ पे 22/20 इंटू 100। यस, सॉल्व करेंगे अभी इसको। चलो कैलकुलेटर बाबा प्रकट हो, हम सॉल्व करें फिर। ठीक है भाई, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा। करें सॉल्व, आओ। तो 12/10 इंटू 100, तो ये तो सिंपल है, ये तो हो गया 120। यहाँ पे 14/12 इंटू 100, तो ये हो गया 116.67 अप्रोक्सीमेटली। अगला 15/14 इंटू 100, तो ये आ गया 107.143, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट 17/15 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 113.33, ठीक है। कैलकुलेट करके देखो खुद से, 20/17 इंटू 100। वही भाई मल्टीप्लाई कराना था, डिवाइड क्यों करा दिया। तो कितना आ गया 117.65। अगला ये तो सिंपल है, 110 ही लग रहा है ना, तो 110 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे लिंक रिलेटिव। अब चेन रिलेटिव क्या बोल रहा है, चेन रिलेटिव बोलता है कि भाई चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू में लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, इनटू में लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसको करो 100 से डिवाइड, तो यहाँ से 120 ही वैल्यू आए। तो इसीलिए पहले दो लिंक रिलेटिव और चेन रिलेटिव की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, याद रख लेना भाई ये बात। नेक्स्ट में दिस इंटू दिस 116.67, पेन डार्क यूज कर लो थोड़ा, 116.67 इंटू 120/100, कैलकुलेट करो, ठीक है। कितना हो गया 116.67 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, अप्रोक्सीमेटली 140 आ रहा है। नेक्स्ट 107.143 इंटू 140, तो यहाँ वैल्यू 150 आ रही है ना। क्या कि हमने 140 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया है। यस, देख रहे हो, मतलब बीच वाली वैल्यू लिंक रिलेटिव की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आ रही है, बट यहाँ पे आंसर सिंपल सा दिख रहा है। और अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखते हैं कौन बच्चा खुद से आइडेंटिफाई कर पाया इस चीज़ को। मैं कुछ बोलने वाला हूँ, देखते हैं यहाँ पे कौन बच्चा इसको आइडेंटिफाई कर पाया है। दिस इंटू दिस, यस, लिंक रिलेटिव करंट वाला डिवाइड बाय, इनटू में चेन रिलेटिव प्रीवियस वाला डिवाइड बाय 100। अगला 117 इंटू 0.65 इंटू 170/100, इसका आंसर आएगा 200, चेक कर लेना, ठीक है। अगला 110 इंटू 200/100, 220। तो
इस प्रकार से हम चेन इंडेक्स निकालते हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, चेन इंडेक्स ना सिमिलर तरीके से एक्ट कर रहा है जिस प्रकार से हमारा एक्ट कर रहा है क्या भाई, फिक्स बेस इंडेक्स। ठीक है, यहाँ से अगर आप फिक्स बेस इंडेक्स निकालोगे, पहले वाली 100 हो जाएगी, नेक्स्ट वाली 12/10 इंटू क्या हो जाएगी भाई 100, 120, यहाँ पे 140 आ जाएगी, ये 150 हो जाएगी। कैलकुलेट करना, 17/10 इंटू 100 है ना, फिक्स ये है ना, तो 17/10 इंटू 100 170 आ रही है, 20/10 इंटू 100 200 आएगी, और ये 220 आएगी। कैलकुलेट करके देख लो भाई, एकदम डिट्टो सेम आ रही है वैल्यूज। यस। तो चेन इंडेक्स के अंदर में हम यूज तो मेथड लिंक रिलेटिव का ही करते हैं, बट जो रिजल्ट निकल कर आता है वो फिक्स बेस वाला ही आता है। ठीक है भाई, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू इंडेक्स, जो ऊपर वाला डेटा है इसका हमें वैल्यू इंडेक्स निकालना है। तो वैल्यू इंडेक्स हमने क्या बोला था भाई, हमारा क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। यस, वैल्यू इंडेक्स क्या होता है हमारा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ था, उसको मैं थोड़ा ठीक किया है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यहाँ पे वैल्यू क्या है जी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब वैल्यू nth पीरियड की है तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी nth पीरियड का होगा। यहाँ वैल्यू 0th पीरियड की है तो प्राइस और क्वांटिटी 0 पीरियड। सम ले रखा है तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम होगा, यहाँ पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम होगा। ठीक है, तो अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो देखो कैसे करेंगे। कह रहा है ये है हमारा Q0, ठीक है, ये है हमारा Q1 या Qn बोल दो, ये है P0 1995 वाला, और ये मान लो Pn हो गया। तो दिस इनटू दिस करना है, ये बन जाएगा हमारा P0 Q0, ठीक है, और ये हो जाएगा Pn Qn। करे तो दिस इनटू दिस, ये हो गया 50,000, 80 इंटू 320 कितना हो गया भाई, आई थिंक 128 आना चाहिए, इंटू 8 256। देखा भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती। 60 इंटू 120 तो गया 7200। यस, नेक्स्ट 30 इंटू 360 तो 10800। ठीक है, ये निकल आया। सिमिलरली Pn Qn करते तो दिस इंटू दिस, 150 इंटू 900 तो 3 zeros, और यहाँ पे आ जाता 135। ठीक है, क्लियर है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, हाँ नहीं चाहिए। 100 इंटू 50 500 तो 50,000। यस, नेक्स्ट हमारा अगला क्या हो गया यहाँ पे, 72 इंटू 36, 72 इंटू 360 25920। ठीक है, 25920। यहाँ पे अगला है 33 इंटू 297 9801। ठीक है भाई, डेटा को चेक कर लो, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये बात। यस, डेटा को देख लो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। 100 को हमने 500 से ही मल्टीप्लाई कराया, 80 को 320 से, 60 को 120 से ही कराया है, एंड देन 30 को 360 से ही कराया है। ठीक है ना भाई। यस, 150 को 900 से ही कराया है, बड़ी वैल्यू आई है काफ़ी। फिर 100 को 500 से कराया है, 72 को 360 से ही कराया है, और 33 को 297 से कराया है। एकदम सही है। ठीक है, अब क्या चाहिए, इन सबका सम चाहिए, इन सबका सम चाहिए, P0 Q0 चाहिए, और सम ऑफ Pn Qn चाहिए। ठीक है भाई, बस इतना सही तो काम है। तो 50,000 प्लस में 25600 प्लस में 7200 प्लस में 10800 तो 936। ये भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, नहीं सही है, 93600 तो 93600। ठीक है, यहाँ देखो कितना आ रहा है, 135,000। ठीक है भाई, देन नेक्स्ट हमारा 50,000, देन 5920 प्लस में 9801, तो वैल्यू आ रही है 220721। तो ऊपर वाले का वैल्यू क्या हो गई है, 220721, नीचे में आ गया 93600।
0 0। तो इसको बेसिकली मेरे को अगर डिवाइड कराना है इससे तो मेरा आंसर आ जाएगा विच इज़ कमिंग कितना भाई 2.358। अब ये जो आंसर आया डेसिमल में आया, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा परसेंटेज में। और हमने देखा है इंडेक्स हमेशा 100 से बढ़ा जाता है, तो हम इसलिए इसको परसेंटेज में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू इंडेक्स थोड़ा डिफरेंट टाइप से होता है जिसको हमने निकालना सीख लिया। क्लियर है भाई? यस। नेक्स्ट कह रहा था सिंपल प्राइस इंडेक्स एंड सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ द कमोडिटी वर इतना। ठीक है, सिंपल प्राइस इंडेक्स का मतलब ये है कि हमने पी एन बाय क्यू P0 निकाला है, ये 120 है। और सिंपल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यस, फॉर्मूला देखा था। कह रहा है फाइंड द वैल्यू इंडेक्स। अब समझो ये है प्राइस इंडेक्स, ठीक है, P0n का, ये है क्वांटिटी इंडेक्स Q0n का। अब वैल्यू इंडेक्स अगर मुझे निकालना है ना, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, वो हो जाता है प्राइस इंडेक्स को आप क्वांटिटी इंडेक्स से मल्टीप्लाई करा दो, तो Pn का सम इंटू क्वांटिटी n का सम और P0 का सम इंटू क्वांटिटी 0 का सम। कह रहे सेम आंसर देगा जो आपको आना चाहिए था, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है ना भाई। यस, और इसको साथ में 100 से डिवाइड भी कराना है क्योंकि दोनों परसेंटेज में है। यस, दोनों परसेंटेज में ना, इसलिए 100 से डिवाइड भी होगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 132। ओके, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला एक और है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जिससे बनते हैं वो देखते हैं। एक आता है अपना डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो हमें करंट प्राइस दे रखा होता है ना, और उसके रिस्पेक्टिव जो हमें उसका होलसेल दे रखा है, तो हम उसके डिफ्लेटेड वैल्यू, मतलब जो हमारा उसका बेस पीरियड होता है उस टाइम पे कंपैरिजन करके अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम किससे निकाल सकते हैं, बाय डिफ्लेटिंग वैल्यू। तो अगर मुझे इसकी डिफ्लेटिंग वैल्यू निकालनी है, तो मतलब बेसिकली अगर मैं इसका कंपैरिजन बेस टाइम पीरियड से करना चाहता हूं, तो बेस टाइम पीरियड से कंपेयर करने के लिए मुझे इसको इसके इंडेक्स से डिवाइड कराना होगा। ठीक है, तो करंट वैल्यू को हमें प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर से डिवाइड कराना होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 7499 को 113.1 से डिवाइड। सिमिलरली अगले में क्या हो जाएगा, 7935 है वैल्यू, इसको 116.3 से डिवाइड। अगली 8657 को हम डिवाइड कराएंगे किससे भाई, अपना 121.2 से। और नेक्स्ट है हमारा 9323, इसको डिवाइड कराएंगे हम 127.7 से। तो ये जो आंसर आएगा ना अपना, ये हमें दे देगा क्या भाई, डिफ्लेटेड वैल्यू। ठीक है, ये हमें क्या दे देगा, डिफ्लेटेड वैल्यू। निकालो कितना आ रहा है। ये जो अपन ने सॉल्व करेंगे ना, तो ये अपना आंसर आएगा डेसिमल में, तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी हमारा आंसर जो है वो एक्चुअल आंसर आएगा। क्यों सर जी, क्योंकि भाई हमारा ये जो इंडेक्सेस दे रखे हैं, ये कंपैरिजन किससे का रखा होगा, बेस टाइम पीरियड में। और बेस टाइम पीरियड का इंडेक्स कितना होता है, बेस पीरियड का इंडेक्स कितना होता है, बताओ जल्दी से सर जी, 100। यस, तो इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कराया। करें अब कैलकुलेशन करो, 7499 इंटू 100 डिवाइड बाय 113.1। तो ये जो वैल्यू आई है 6630.4। तो मतलब अगर हम बेस टाइम पीरियड के कंपैरिजन में ग्रोथ देखना चाहेंगे, तो जो भी उस टाइम पे वैल्यू होगी उससे इस वैल्यू तक की ग्रोथ है। हाँ, बाकी जो है ग्रोथ वो टाइम के अकॉर्डिंगली भी हुई है, बट उसकी वैल्यू ग्रोथ अगर उस टाइम पे देखना चाहेंगे तो इतनी ही है। नेक्स्ट 7935 डिवाइड बाय 116.3, यहाँ कितना हो गया, 6822.87। नेक्स्ट 8651 डिवाइड बाय 121.2, तो यहाँ कितना हो गया, 7137.8। क्लियर है भाई। नेक्स्ट 9323 डिवाइड बाय 127.7 इनटू में 100, तो ये हो गया 7300.70। तो अब देखोगे ध्यान से, वैल्यूज ये थी, बट अगर हम बेस टाइम पीरियड से कंपैरिजन करना चाहते हैं तो मुझे इस वैल्यूज को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है भाई। ठीक है, नाउ अब
इसके अलावा हमारे पास दो कंसेप्ट और पढ़ने के रह गए हैं। एक को बोलते हैं शिफ्टिंग, एक दूसरे को बोलते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। शिफ्टिंग का मतलब क्या है, मतलब इंटर रिलेटेड से कंसेप्ट है, बट हाँ फिर भी समझना पड़ेगा। शिफ्टिंग का मतलब ये है कि देखो हमने 1980 को इसमें क्या मान रखा है, अपना बेस टाइम पीरियड मान रखा है। अब ये चाहता है कि इस टाइम पीरियड को शिफ्ट करके 1990 कर दे, तो ये सारी वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, है ना भाई। बेस टाइम पीरियड का मतलब एकदम सिंपल है कि भाई इसका इंडेक्स नंबर 0 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 140 को 100 बना दिया है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, जितनी भी वैल्यूज है ना उसका जो करंट वाला बनाना चाहते हैं वो मल्टीप्लाई में, और जो पुराने वाला था वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 100 को मैं 100 से मल्टीप्लाई जो करंट वाला है और 140 से डिवाइड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 104 को 100 से मल्टीप्लाई 140 से डिवाइड, सेम यहाँ पे 106 को 100 से मल्टीप्लाई और 140 से डिवाइड। करंट वाले से मल्टीप्लाई जो आप करंट बेस बनाना चाहते हो, और उसके पुराने वाला जो इंडेक्स है उससे डिवाइड करा देंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे। अब बाकी आप कंप्लीट करना, ठीक है। आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए बाकी का क्या आएगा, इसका अपन कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है भाई। तो 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 140, तो यहाँ वैल्यू आ गई है हमारी 71.42। तो नेक्स्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 104 इंटू में 100 डिवाइड बाय 140, तो ये आ गया 74.28, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू 106 इंटू में 100 डिवाइड बाय 140, तो ये आ गया 75.71 अप्रॉक्सीमेटली। अगला 108 इंटू में डिवाइड चला गया ना, कोई बात नहीं, यहाँ गया 77.14। नेक्स्ट 110 इंटू 100 डिवाइड बाय में 140, यहाँ आ गया है 78.57, ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझ में आ गया है किस प्रकार से हम जो है अपने इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आफ्टर बेस चेंज। तो कुछ नहीं करना, हमारा जो पुराने वाला था वो डिवाइड में चला गया है, और करंट वाला जो है वो 100 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसका क्या वैल्यू आ गया, इसलिए 100 आ गया। ऐसे ही हम बाकी में कर रहे हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करके आप हमें कमेंट में इसका बाकी का आंसर बताएं। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स। स्प्लाइसिंग क्या है, देखो जैसे ये डेटा दिख रहा है, अब इसमें क्या हुआ कि भाई हम इंडेक्स चला रहे थे 1990 में, देखा यार 1995 आने के बाद में ना डेटा में कुछ अजीब सा वेरिएशन सा आया। कह रहे कि यार चीज़ें चेंज हो गई, जज्बात बदल गए, इंसान बदल गया, सब कुछ बदल गया, एंड अब जो है ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू में कुछ चेंज लाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि अब इस वाले ईयर को बना लो आप क्या जी, अपना करंट बेस ईयर। अब पुराना डेटा तो यहाँ था, नया डेटा इसके अकॉर्डिंगली चला, इसको बेस बना के पहले 100 इस पे लेके चल रहा था। अब पॉइंट ये आया कि सर जी अगर मान लो हमने क्या बोला भाई कि मुझे अगर 1998 का कंपैरिजन करना है 1991 के साथ, यहाँ तो कोई डेटा ही नहीं है भाई, इंडेक्स नंबर चेंज कर दिया तो मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए ना, कैसे लेकर आऊँ। कह रहा तरीका है बताऊंगा, टेंशन ना लो। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करना होगा तो कैसे करेंगे, है ना भाई। मुझे मान लो 1990 का डेटा दिख रहा है मेरे पास, ये वाली शीट है, अब आगे का जाके चेक करना है तो क्या करेंगे, शीट दोनों चाहिए, बट मुझे कंपैरिजन करने के लिए इस डेटा को भी पूरा करना पड़ेगा अगर मैं 1990 से आगे का कंपैरिजन करना चाहता हूँ, या फिर मुझे 1998 वाले को। तो हम दोनों मेथड सीखते हैं कि अगर मुझे बैकवर्ड जाना हो तो मैं कैसे करूंगा, और अगर मुझे फॉरवर्ड जाना हो तो मुझे कैसे करूंगा। दोनों शीट को हम कंपैरेबल बना सकते हैं, कैसे देखो, बस फर्क इतना है कि हमने बेस ही तो चेंज किया है ना, बट कैसे चेंज हुआ है देखो। अगर आप बच्चे ध्यान देखोगे, हमने 114.2 को 100 बनाया, तो हमने क्या बोला था कि जब बेस चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई कि जोन से वाले को बना रहे हैं, जोन से वाले को बना रहे हैं उसको कराते हैं मल्टीप्लाई और दूसरे को लेते हैं डिवाइड। तो मुझे 111.9 को अगर मुझे इस वाली शीट में कंपैरिजन करना है, मुझे अगर 111.9 को अगर इसमें कंपैरिजन करना है, तो मैंने 114.2 को 100 बनाया, तो मैंने क्या किया भाई 100 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइड करा दिया 114.2 से, ठीक है। यस, सिमिलरली अगर मुझे ऊपर वाले में भी करना है तो मेरे को 107.6 को अगर इस शीट में लिखाना है तो 107.6 को मुझे क्या करना पड़ेगा,
जैसे यहाँ पर इसको शिफ्ट किया है, इससे करंट वाले से मल्टीप्लाई, करंट बेस से, और पुराना उसकी कंपैरेटिव जो वैल्यू थी उससे डिवाइड। ठीक है, क्लियर है भाई। सेम इस वाले में भी 105.3 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, करंट वाले से, और उसकी पुरानी वाली वैल्यू से डिवाइड। ठीक है, सॉल्व करो। सेम यहाँ पे 102.3 इंटू 100 बाई 114.2, सेम यहाँ पे 100 इंटू में 100 बाई में 114.2। निकालो वैल्यू क्या क्या आ रही है। ठीक है, तो कुछ पहली 3 मैं निकालता हूँ, बाकी 2 आप निकालेंगे। ठीक है, तो 100 इंटू में 100 डिवाइड बाय में 114.2, तो यहाँ वैल्यू आ गई है 87.56। ठीक है, 5656 अप्रोक्सीमेटली। फिर अगला 102.3 इंटू 100 डिवाइड बाय 114.2, तो यहाँ आ गई है 89.58 अप्रोक्सीमेटली। अगला 105.3 इंटू में 100 डिवाइड बाय में 114.2, यहाँ आ गया 92.2। ठीक है, अब यहाँ दोनों की आप वैल्यू बताएंगे। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, आराम से दिख जाएगा। अब सर बात तो ठीक है, मान लो मुझे इस वाली शीट का डेटा से कंपैरिजन करना है, तो मैं इसको आगे कैसे ले जाऊँ। कह रहे देखो सेम बात है, आपने 114.2 को 100 बना दिया था यहाँ पे, तो बेसिकली 100 जो बना है वो इस वाली शीट में बना है, 114.2 इधर में बना है। तो आगे जब बढ़ाएंगे फर्क किसमें किया है, इसमें किया है। तो कह रहा है कि 114.2 102.5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो बनाना चाहते हो वो मल्टीप्लाई होगा, और जो जिससे बनाना चाहते हो 100 से बनाना चाहते हैं तो वो डिवाइड में होगा। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू आ गई। सेम अगला 106.4 इंटू में बनाना किससे चाहते हैं, 114.2 वाली वैल्यू पे, डिवाइड किससे कराएंगे, जिससे बनाना चाहते हैं 100 से। ठीक है, अगला 108.3 इंटू 114.2 बाय 100, बाकी दोनों को आप कंपेयर करो, क्या वैल्यू आ रही है, 102.5 इंटू में 114.2 डिवाइड बाय में 100। ए भाई क्या कर दिया, 102.5 इंटू 114.2 डिवाइड बाय में 100, हाँ 117 आ रही है। देखो सिंपल सा लॉजिक बताऊं, ये इससे थोड़ा सा बढ़ रहा है तो ये भी इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्लियर बात है। ठीक है, अगर वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ रही है तभी आपकी वैल्यू सही आ रही होंगी। ठीक है, अगला 106.4 इंटू 114.2 डिवाइड बाय 100, तो अगेन सेम 121.5 आ रहा है। ठीक है ना, अगला 108.3 इंटू में 114.2 डिवाइड बाय में 100, तो कितना हो गया 123.67 या फिर 68 ही कर दो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम जो है, अगर हमारा डेटा स्प्लाइस किया गया है 2 पार्ट में, तो उस स्प्लाइस डेटा से मैं शीट पूरी कैसे बना सकता हूं वो हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है भाई, यस। अब ये इंडेक्स नंबर की क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या लिमिटेशंस हैं। पहली चीज कि भाई साहब हमारे एरर जो हैं वो हो सकता है, एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डेटा गलत सिलेक्ट कर लिया, बेस टाइम पीरियड गलत लेकर चल लिए, या फिर हमने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी, तो बहुत सारे टाइप के एरर हो सकते हैं। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर आर बेस्ड ऑन सम सिलेक्टेड आइटम्स। यस, इंडेक्स नंबर किस पे बेस्ड है, सम सिलेक्टेड आइटम्स पे है, तो वो एक रियल पिक्चर नहीं देगा, ब्रॉडर ट्रेंड देगा। भाई हमने जब अपनी महंगाई देखी तो महंगाई भत्ता देख रहे, तो वो भी एक टाइप का इंडेक्स नंबर ही है ना। यस, तो वहां से क्या वो सारी जितनी भी कॉमोडिटीज है सबको रेफरेंस लेके चलता है, नो सर, वो एक सिलेक्टेड आइटम्स को ही रेफरेंस लेके चल रहा होगा जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, तो वो एक ट्रेंड शो कर देगा बट सारी वैल्यूज को नहीं लेके चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। यस, तो अब अगेन भैया जी मैनी मेथड्स हमारे पास में है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमने देखा कि थोड़ा बहुत वेरिएशन हर एक से आ रहा है। अब जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कौन सा मेथड यूज़ किया है तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर की ये लिमिटेशंस हैं। ओके भाई, यूज़फुलनेस क्या है, हमें ब्रॉडर पिक्चर देता है, हमें एक
इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क, भाई आगे क्या करना है उसको बताने में हेल्प करता है कि भाई देखो पीछे पीछे आपका इंडेक्स नंबर ये शो कर रहा है कि पिछले टाइम में आप ग्रो कर रहे थे, फिर एकदम से फॉल्ट आ गया, कुछ गड़बड़ आ गई, अब इसको कैसे करना है। तो इसकी बेसिस पे आप कुछ अपने डिसीजंस ले पाते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज इस पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। फिर हमें कोई ट्रेंड और टेंडेंसीज दिखाता है कि भाई देखो जब हमारे पास में कोविड आया था तो सारे के सारे इंडेक्सेस में कुछ ऊपरा थपड़ी मच गई थी, है ना। तो हम फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पर क्या कर सकते हैं ताकि ये वेरिएशंस बड़े कम हो जाएं। तो ये हमें हमें हेल्प करता है कि फ्यूचर में टेंडेंसी क्या है शो करने की अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंडेक्सेस, हमें पता चल जाता है। और ये ट्रेंड भी शो करने में हेल्प करता है। अगर आप निफ्टी के इंडेक्स को देखोगे ना तो वो ऐसे चल रहा था लगभग, है ना। फिर जैसे ही कोविड आया वो नीचे गिरा, ज़्यादा नीचे गिरा दिया, फिर वापस से उठ गया वो एकदम से, ठीक है। ऐसे तो नहीं उठा, ऐसे उठ गया, है ना, ऐसे उठ गया। तो ये हमें एक ट्रेंड से शो कर रहा होता है। ये बड़ा हेल्प करता है हमें किस चीज़ के लिए, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको प्रेडिक्ट करने में। ऑब्वियसली फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में तो उसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग चेक कर सकते हैं। अब इंडेक्स नंबर और हमें किस चीज़ में हेल्प कर सकता है भाई, कि डिफ्लेशन में हेल्प कर सकता है। यस, डिफ्लेशन मतलब बेसिकली हमें लग रहा है कि यार महंगाई जो है ना, आज दूध जो आ रहा है वो 70 रुपये लीटर आ रहा है, पहले जो दूध आता था वो 100 रुपये लीटर आता, 50 रुपये लीटर आता था। तो महंगाई जो है वो तो यार 50 से 70 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बट हमने क्या देखा कि भैया जी इंडेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंगली वो महंगाई में इतना वेरिएशन नहीं आया। इंडेक्सेस ही ये शो कर रहे हैं कि सब कुछ बढ़ गया है, लोगों की कमाने की कैपेसिटी बढ़ गई है, लोगों के खर्चा करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो उस हिसाब से दूध का इतना प्राइस बढ़ना जायज़ लग रहा है। तो कोई खास दूध का प्राइस नहीं बढ़ा। तो उसने बेसिकली क्या किया, कंपैरिजन जो कराया वो डिफ्लेट करके 70 रुपये से, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू उस पुराने टाइम के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, उससे कंपैरिजन कराया है। यस। अच्छा, फ्यूचर फोरकास्टिंग के अंदर में हमने क्या देखा, ये हमें ऑल्सो हेल्प करता है सीजन में जो वेरिएशन आते हैं। तो भैया हम ऑब्वियसली अगर हम इंडेक्स नंबर्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, जो कि हम जैसे निफ्टी वगैरह में करते हैं, तो उससे बहुत कुछ पता चलता है। अगर आप बहुत सारे अलग अलग इंडेक्सेस को देखोगे ना, किसी भी कंपनी का इंडेक्स उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा अरे वाह, इस इंडेक्स से तो मुझे ये पता चल रहा है कि भाई ये जो अपने शूज़ वाली मार्केट है ना, शादी के सीज़न में उठ रही है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें हम पता करके निकाल सकते हैं। यस, ठीक है, क्लियर है। अब हमारा लास्ट पॉइंट, इंडेक्स नंबर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है दैट इज टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। इंडेक्स नंबर्स हो गए कंप्लीट भाई हमारा। ऑब्वियसली आपको मैंने यही बोला था कि इंडेक्स नंबर्स में हमने लास्ट चीज़ पढ़नी है, दैट वाज दिस। अब टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी उसकी टेस्टिंग बताता है। कह रहा है कि देयर आर 4 टेस्ट, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या बोलता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, कि भाई देयर आर 4 टेस्ट। ये टेस्ट अगर आप एक बार कर लोगे फिर आप बता सकते हो कि आपने जो मेथड चूज किया है फॉर फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर, तो उसका कौन सा बढ़िया मेथड है। कह रहा है ये 4 टेस्ट को लेके चलो, ठीक है, जहां पे हमने जिसको देखकर बोला कि फिशर्स आइडियल इंडेक्स मेथड जो है सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो 4 में से 3 टेस्ट को फुलफिल कर रहा है। पहला मेथड है, पहला टेस्ट है हमारा यूनिट टेस्ट, कि भाई यूनिट का इफेक्ट हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो इफेक्ट्स ऑफ यूनिट्स ऑन आवर इंडेक्स नंबर, ये बोलता है यूनिट, हमारा यूनिट टेस्ट, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, यूनिट का इफेक्ट किस में आता है, सिर्फ एक ही मेथड पे। तो ये फेल जो करता है मेथड वो एक ही है, दैट इज सिंपल एग्रीगेट मेथड, ठीक है, सिंपल एग्रीगेट मेथड। यही इकलौता मेथड है जो यहाँ पे फेल कर जाता है, बाकी सारे मेथड जो हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट, टाइम रिवर्सल। कह रहे कि हमने बोला था आपको, देखो जो बेस है उसको इधर लिखते हैं, जो करंट पीरियड है उसको इधर लिखते हैं। कह रहे कि अगर मान लो हमने उल्टा कर दिया, हम बेस चेंज भी तो कर सकते हैं ना, तो मैं अगर उल्टा कर देता हूँ कि भाई हमने जो प्राइस इंडेक्स निकाला वो बेस 0 को मान के निकाला था और करंट पीरियड 1 लिया था, एक ये निकाला, और एक और सेम मेथड का यूज़ करके, जो सा भी यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ करके हमने क्या किया, अब बेस मान लिया हमने 1 को और करंट पीरियड मान लिया 0 को, ये निकाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मेथड से दिखाता हूँ इसको, अगर मैं लास्ट फेज मेथड से सॉल्व करूँ तो देखो, लास्ट फेज मेथड से इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। मतलब क्या है, लास्ट फेज मेथड में क्या होता था हमारा, अगर मुझे P01 निकालना, बोल रहा हूँ बेस ये है, करंट ये है, तो बेस वाले का जो प्राइस है वो नीचे में जाएगा और मल्टीप्लाई होगा Q0 से, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम यहाँ से नीचे डिवाइड में, और ऊपर में क्या जाता था, करंट वाले का प्राइस
बेस वाले की क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करा के सम लेते थे, है ना, ऊपर में आता था। अब इसमें क्या हुआ है, बेस हमारा 1 बना दिया है और करंट 0 चला गया है, तो बेस नीचे में आएगा, ये है बेस, है ना, तो इसी का क्वांटिटी, है ना, और ऊपर में क्या जाएगा, करंट वाले का प्राइस, करंट क्या बन गया 0 और बेस था 1, तो उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा के सम। अब बच्चे अगर इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो हमें क्या दिख रहा है, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें दिख रहा है कि भाई कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है, कुछ कट ही नहीं रहा है। अगर ये वैल्यू कट के 1 के इक्वल नहीं आ रही है तो हम बोलते हैं कि टेस्ट फेल करता है। तो अगर हमारा इस टेस्ट को सक्सेस होना है तो P01 इंटू PV0 हमारा 1 होना चाहिए। तो ये मेथड हमारा फिशर आइडियल इंडेक्स मेथड फॉलो करता है, ठीक है, इवन सिंपल इंडेक्स भी फॉलो करता है, रिलेटिव भी करता है, बट लास्ट पेयर्स और पास्ट पेयर्स फॉलो नहीं करता, ठीक है। फिशर आइडियल फॉलो करता है, ठीक है, फॉलो करता है इसको, ये वाले टेस्ट को, ओके, ये वाले टेस्ट को कौन फॉलो नहीं करता, लास्ट पेयर्स भी नहीं करता है और पास्ट पेयर्स भी, ठीक है। तो ये हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट फेल हो रहे हैं यहाँ पर, लास्ट पेयर्स और पास्ट पेयर्स में टाइम रिवर्सल भी फेल हो रहा है, ठीक है, और साथ में फैक्टर रिवर्सल भी फेल हो रहा है। इस मेथड में क्या हो रहा है, कह रहा है कि अगर मैं प्राइस इंडेक्स अकॉर्डिंग टू वन मेथड निकालता हूँ, क्वांटिटी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू वन मेथड निकालता हूँ, और उसी मेथड से यूज करके मैं वैल्यू इंडेक्स निकालता हूँ, तो P01 इंटू Q01 हमारा वैल्यू इंडेक्स के बराबर में आना चाहिए। अभी सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस के अंदर में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे भी लास्ट पेयर्स फेल कर रहा है, इसको लास्ट पेयर्स फेल कर रहा है, पास्चेस फेल कर रहा है, ठीक है, फेल करता है, और हमारा फिशर इंडेक्स इसको फॉलो कर रहा होता है, फिशर इंडेक्स मेथड जो है इसको फॉलो कर रहा होता है। यस, इस चीज़ का याद रखिएगा। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी फिशर आइडियल इंडेक्स है। यूनिट तो सारे कर रहे हैं एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेट, बाकी दो मेथड फिशर इंडेक्स में चल रहा है, ठीक है। अब आता है सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट क्या बोलता है कि यहाँ पे आपको 3 से ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा टाइम पीरियड। तो कह रहे हैं कि आप क्या करो, हर बार अलग अलग को बेस बनाते जाओ और उसका कंपैरिजन दूसरे के साथ करते जाओ। जैसे P01 तो 0 को बेस बनाया, 1 के साथ में कंपैरिजन किया, 1 को करंट बनाया। फिर एक काम करो, 1 को करंट बनाओ और मान लो कोई एक और टाइम पीरियड है जिसको आप 2 बोल रहे हो, तो उसके साथ में कंपैरिजन करो, 1 को बेस और 2 को करंट बना के। और एक बार 2 को बेस और 0 को करंट बना के कंपैरिजन करो। कह रहे इन तीनों का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, इन तीनों का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 3 ही लेके चल रहा हूँ, 4 होता तो फिर 4 के आगे चले जाते हैं हम, ठीक है, बट अभी 3 पे ही सीमित रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सर्कुलर टेस्ट क्या बोलता है भाई कि ये पर्टिकुलर मेथड, तो कोई भी जो मेथड हमने पढ़े हैं वो फॉलो नहीं कर रहा है, हमारा एक वेटेड एवरेज एंड सिंपल ज्योमेट्रिक मीन मेथड है वो फॉलो करेगा, ठीक है। वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर में फिक्स्ड वेट वाला मेथड आता है, ठीक है, वेटेड एग्रीगेट में हमारा फिक्स्ड वेट वाला मेथड आता है वो फॉलो करेगा कि भाई हमने वेट फिक्स कर दिया, यही जाने वाला है, इसके अलावा कोई और वेट नहीं होगा, ठीक है। और ये मेथड और सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ओके। अब ये दोनों मेथड जो है हमें पढ़ने नहीं है, इसका सिर्फ नाम है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर्कुलर टेस्ट कौन सा मेथड फॉलो करता है, तो आपको याद होना चाहिए भाई सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव विद द फिक्स्ड वेट, ये हमारा मेथड यूज करता फॉलो करता है हमारा सर्कुलर टेस्ट। इसके अलावा कोई भी मेथड फॉलो नहीं करेगा, ठीक है जी, क्लियर है भाई। यस, और मेथड्स हैं बट वो मेथड हमने पढ़े नहीं है, तो 2 का नाम इसने बोला, बुक में लिखा हुआ है, तो ये 2 पे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब बच्चा हमारा सारा हो गया है चैप्टर कंप्लीट। आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले इंस्टीट्यूट के, फिर देखेंगे लास्ट ईयर के। अब आपको पता चलेगा कि भाई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अगर ये दे भी देगा ना तो भी फटाफट हो जाएंगे, हमने देखा कि ज़्यादा कैलकुलेशन तो होती नहीं है, और अगर कैलकुलेशन वाले नहीं दिए तो बहुत ही जल्दी हो जाएंगे थ्योरी बेस वाले तो, ठीक है। पहले इंस्टीट्यूट के देखते हैं। कह रहा सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर विच शो द रिलेटिव पोजिशन इज कॉल्ड एज रिलेटिव पोजिशंस इंडेक्स नंबर, है ना। यस, हमारे पास में अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई न्यूमेरिकल फिगर्स की रिलेटिव पोजीशन, एक को बेस मान के दूसरे को करंट मान के अगर मैं उनका क्या करता हूँ, बेसिकली रिलेटिव पोजीशन ही तो निकाल रहा हूँ। यस,
इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100। कुछ में होता है 1000 लिया जाता है, बट अगर जनरलाइज करें तो 100 माना जाता है, ठीक है ना। ये हमने देखा है बहुत क्वेश्चंस में। डैश प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। यस, क्लासेस नाम की चीज पढ़ी है यहाँ पे? नो सर। एस्टिमेशन देखा है? नहीं। वेट्स देखा है? वेट्स हमने 4-5 मेथड देखे हैं, है ना भाई। तो प्राइस वाले में क्वांटिटी वेट है, क्वांटिटी वाले में प्राइस वेट है, ये हमने देखा है। डैश इज अ पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कौन सा सबसे सुटेबल पूछा है। नॉर्मली यूज अलग करते हैं, और सुटेबल कौन सा है? जीएम। सबसे बढ़िया क्वालिटी का मेथड है जीएम, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर शोज डैश चेंजेस रादर देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंजेस। ठीक है, कौन से टाइप के चेंजेस शो करता है? परसेंटेज चेंजेस शो कर रहा है ना भाई। इंडेक्स नंबर हमारे को परसेंटेज में निकाल रहा है ना, 100, 120 ऐसा करके शो कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर है भाई। प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू, बताओ प्राइस रिलेटिव क्या होता था? प्राइस रिलेटिव ऑफ द गिवन ईयर बाय द बेस ईयर, या उल्टा। जोन सा आपको गिवन का मतलब करंट ईयर हो गया, तो करंट ईयर को हम बेस ईयर से डिवाइड कराते थे और 100 से मल्टीप्लाई ये करते थे ना, Pn/P0। ये हमारा डेसिमल में आता है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करा के परसेंटेज में करते थे। तो डैश ऑफ द ग्रुप्स इंडाइसिस गिव द जनरल इंडेक्स, ठीक है। जनरल मतलब कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो जनरल कौन सा मेथड बोला हमने? ऑब्वियसली एएम, है ना। जनरल मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। अगर आप देखो, हमने ये बताया नहीं, बट आप लॉजिक लगाओ। टाइम रिवर्सल का मतलब क्या है? P10 इंटू P01। अगर सर्कुलर को देखोगे तो इसका एक्सटेंशन ही तो हुआ। क्या था सर्कुलर में? P01 इंटू P12 इंटू P21, है ना, P20। यही तो कर रहे हैं। ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, तो इसका एक्सटेंशन ही तो है। सर्कुलर टेस्ट इसीलिए एक्सटेंशन होता है, ठीक है, याद रखना। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। फैक्टर रिवर्सल कौन से मेथड सेटिस्फाई करता है? हमने बोला था भाई ये दोनों तो करते नहीं है ना। फैक्टर रिवर्सल और टाइम रिवर्सल ये दोनों नहीं करते हैं, सिर्फ फिशर इंडेक्स, आइडियल इंडेक्स करता है। यस। लास्पियर्स फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई। लास्पियर्स कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है? कह रहा है ये सिर्फ यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई कर पाया है, इसके बस की और कुछ नहीं है, तो कोई सा और मेथड नहीं कर रहा है, ठीक है जी। इंडेक्स नंबर्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द, किससे? इंडेक्स नंबर सारे डेटा से कंस्ट्रक्ट होते हैं, या कुछ फ्रीक्वेंसी कहाँ से वर्ड आया ही नहीं है, सैंपल ऑफ डेटा से कंस्ट्रक्ट होते हैं, है ना। यही पढ़ा है हमने अभी। डैश इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा डिस्क्राइबिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर। हमने क्या मान के चला भाई? डैश इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब कौन सा चीज को हम रेफरेंस मानते हैं जहां पे इंडेक्स नंबर 100 आता है, क्या बोलते हैं उसको? बेस पीरियड। यस, क्वेश्चंस बड़े इजी आएंगे भाई इस पे। सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइस इन द बेस ईयर। तो मतलब यहाँ पे सम ऑफ Pn बाय सम ऑफ P0, ये हो गया ना, इनटू 100। ये कौन से मेथड में होता है? बताओ बताओ। सिंपल एग्रीगेट। रिलेटिव में क्या होता था? हम दिस बाय दिस, है ना, करके उसका सम लेते थे, और इसको हम नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कराते, नंबर ऑफ कॉमोडिटी से डिवाइड कराते थे। ये एन अलग है, याद रखना, नंबर ऑफ कॉमोडिटी है ये। चेन इंडेक्स इज इक्वल टू, बताओ भाई, लिंक रिलेटिव करंट ईयर का चेन इंडेक्स पर प्रीवियस ईयर का मल्टीप्लाई कराओ और उसको 100 से डिवाइड। तो लिंक रिलेटिव करंट का, यहाँ ये करंट का दे दिया ना, ये प्रीवियस का होना चाहिए, यहाँ प्रीवियस का होना चाहिए था, ये करंट डाल दिया, ये भी नहीं है। लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर बाय 100। सिंपल क्वेश्चंस भाई, फॉर्मूला बेस्ड। P01 का मतलब क्या है? P01 का मतलब ये है, अच्छा 1 on 0, 0 on 1 का मतलब क्या होता है? P01 का मतलब ये है कि हमारा 0 बेस है, 0 बेस है और 1 करंट है। यस। अब नाम से समझ नहीं आ रहा है 1 on 0 का मतलब क्या है, तो हम क्या करते थे यहाँ पे? हम यहाँ पर क्या करते हैं? अगर मैं सिंपल एग्रीगेट लूंगा तो ये करते थे ना, तो 1 on 0 यहां से समझ नहीं आ रहा, लिखने में क्या आ रहा है भाई? 1 on 0, ये आ गया ना। यस। When the product of price index and the quantity index is equal to the corresponding value index, तो ये कौन सा टेस्ट होता है? वैल्यू इंडेक्स हमारा प्राइस और क्वांटिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। तो मतलब मान लो ये 01 हमारा है, ये 01 है, ये 01 है, ये आ जाए, तो ये कौन सा टेस्ट है भाई? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, पढ़ा है हमने अभी। यस। When the product of price index and the quantity index is equal to the corresponding value, अभी पढ़ा,
रिपीट हो गया क्वेश्चन। द इंडेक्स नंबर इज स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। एवरेजिंग ही कर रहे हैं हम, एवरेजिंग ही तो कर रहे हैं भाई। हमने जो 100 निकाला, 112 निकाला, 113 निकाला, वो क्या दे रहा है? एक एवरेज शो कर रहा है ना कि भाई इसके अराउंड हमारे डेटा में कुछ फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। यस, है ना। जहां पे कमोडिटीज आ रही हैं हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो एवरेज ही निकल कर आ रहा है ना। नंबर ऑफ क्वांटिटी से इसीलिए रिलेटिव में डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि वहां वैल्यू ज्यादा आ रही थी, तो हमने देखा कि यार 100 से कंपैरिजन में होना चाहिए, तो क्योंकि एवरेज ले रखा है। फिशर आइडियल फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई डैश टेस्ट। फिशर आइडियल कौन सा नहीं सेटिस्फाई करता? हमने बोला था भाई सिर्फ सर्कुलर टेस्ट नहीं सेटिस्फाई करता। देर इज नो सच थिंग एज अ अनवेटेड इंडेक्स नंबर। क्यों भाई? है ना। यस, फॉल्स हो गया ना। सिंपल इंडेक्स नंबर्स क्या है हमारे? अनवेटेड इंडेक्स नंबर ही तो है। डैश इज अ कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस। ठीक है, क्या बोल रहा है? डैश टेस्ट, कौन सा टेस्ट जो है कंसर्न होता है विद द मेजरमेंट ऑफ अ प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस। कौन सा टेस्ट होना चाहिए? हम बेस शिफ्टिंग कर रहे हैं भाई। टाइम रिवर्सल और सर्कुलर में डाउट आता है, यूनिट का तो बेस से कोई रिलेशन ही नहीं है। यस, अब सोचो टाइम रिवर्सल में क्या होता है? हम बेस शिफ्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम बेस को रिवर्स कर रहे होते हैं। सर्कुलर टेस्ट के अंदर क्या होता है भाई? हम बेस शिफ्टिंग पे लगा देते हैं, है ना भाई। जो करंट बनेगा वो अगले में जाके बेस बन जाएगा। तो बेस शिफ्टिंग किस में हो रही है? सर्कुलर में। ठीक है, बड़ा दिमाग से सोचना है। द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन टू करंट वैल्यू, करंट वैल्यू मतलब डिफ्लेटेड वैल्यू का फॉर्मूला था, है ना। क्या था भाई? प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय द प्रीवियस वैल्यू। नहीं भाई, क्या था? करंट वैल्यू को हम प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर से डिवाइड करते थे। यस, यही था। द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, 4 पढ़े हैं हमने। यूनिट टेस्ट हमारा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट, 4 होते हैं। ठीक है ना। सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटी इज अ टाइप ऑफ क्या भाई? सिंपल एग्रीगेट ऑफ अ क्वांटिटी। क्वांटिटी कंट्रोल ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये मेथड हमने देखा। क्या सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस कर देंगे तो वो प्राइस इंडेक्स बन जाएगा, और अगर क्वांटिटी वर्ड यूज कर देंगे तो क्वांटिटी इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, अब आ गए हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे। आओ लास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टीट्यूट के तो बहुत सिंपल थे, लास्ट ईयर के भी सिंपल है क्या? यस सर है। आओ देखते हैं कैसे। कह रहा है विच इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द फिशर आइडियल इंडेक्स। कौन सा मेथड फिशर आइडियल इंडेक्स से सेटिस्फाई नहीं करता? मैंने बोला ना इसका फेवरेट टॉपिक है फिशर आइडियल, इस पे तो क्वेश्चन देना ही देना है। कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता? सर्कुलर। और ये क्वेश्चन रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट, तो देखो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? कह रहा है द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ द 3 कमोडिटी इन द बेस एंड करंट ईयर आर एज फॉलोज। ठीक है, तो लास्ट ईयर और हमें प्राइस इंडेक्स बताना है। तो लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था भाई? पी, अगर यहाँ पे 1 दे रखा है ना, P1 Q0 का सम डिवाइडेड बाय P0 Q0 का सम इनटू 100। यस, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पर P1 Q0 करना है और हमें P0 Q0 करना है, तो दोनों का प्रोडक्ट ले लें फटाफट से, करो फटाफट से। P0 Q0 तो 120 आ गया, यहाँ से 200 आ गया और यहाँ से 240 आ गया। ठीक है, यहाँ पे P1 Q0 तो 140 आ गया, 160 आ गया और 300 आ गया। इनका सम करना है ना। तो सम P0 Q0 का कितना निकल कर आया? 360 प्लस 200 560। और सम ऑफ PN QN कितना निकल कर आया भाई? इन सब का सम आ गया लगभग 300 प्लस में 300, दैट इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? 600 बाय 560 इंटू 100। कैलकुलेशन करो फटाफट से, क्या रहा है? 600 डिवाइड बाय 560 इंटू 100, 107.14। बी ऑप्शन। ठीक है ना भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कैलकुलेशन वाला। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन ईयर 2015 एंड 2018 वर इतना एंड इतना। ठीक है, the salary of a worker in 2015 was 19,500. How much additional salary was required for him in 2018 to maintain the same standard of living in 2015? अब समझो, हमें बेसिकली 19,500 जो है भैया वो हमारी सैलरी थी 2015 में। ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, अब हमें बोला गया यहाँ पे हमारा खर्चा जो होता था उसका इंडेक्स 97.5 निकला। यस, और 115 हमारा हो गया यहाँ पर। तो कह रहा है कि यही सेम खर्चा
अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स नंबर मैं यहां करना चाहता हूं तो वो कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये वैल्यू जितनी सेम तो नहीं रख सकते क्योंकि खर्चे की वैल्यू बढ़ गई है। तो खर्चे की वैल्यू 97.5 से 115 हो गई है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, दिस बाय दिस इनटू में ये वाली वैल्यू, ये हमारा नया निकल कर आ जाएगा। बेसिकली हमने किया क्या भाई, हमें नया खर्चा निकालना था कि नया खर्चा कितना करना चाहिए। तो ये खर्चा निकालने के लिए हमने बोला कि ये वैल्यू इस टाइम के अकॉर्डिंगली कितनी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो और डिवाइड करा दो पुराने वाली वैल्यू से। तो कितना हो गया भाई, देखो 115 डिवाइड बाय 97.5। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है भाई, ठीक है। फॉर्मूला रटना चाहोगे रट लो, इसको कोई दिक्कत होना है। 23,000 रुपये, तो ये खर्चा ये इसको चाहिए पैसा इतना तो इस टाइम पर। अब इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 23,000 रुपये। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि कितना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, एडिशनल। तो मतलब कितना हो गया एडिशनल, 23,000 से जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए। तो 23,000 में से मैं माइनस कर दूंगा, यस। तो कितना हो गया भाई, दिस विल बी इक्वल टू हमारा 3500। तो इतना पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का आप फॉर्मूला अगर ऐसा निकालना चाहो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स प्रीवियस ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स करंट ईयर। अगर ऐसा कर रहे हो तो प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ करंट ईयर, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से चलना चाहते हो तो इतना ही है कि भाई इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला के थ्रू से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फॉर ईयर 2015 प्राइस इंडेक्स वॉज 267% विद द बेस ईयर 2005, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस इंडेक्स ओवर बेस ईयर कितना होगा। तो मतलब भैया जी बेस के अंदर में 100 है, बाद में कितना होगा 267। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, परसेंटेज में होता है ना इंडेक्स तो हमारा हमेशा बेसिकली। तो इंडेक्स कितना होगा, 2015 में ये था, यहाँ 2005 में ये था। तो यहाँ से यहाँ कितना मिला, बेस में तो हम 100 ही मानते हैं ना, है ना, बेस में 100 मानेंगे और उस टाइम पे 267 है। तो यहाँ से यहाँ कितनी बढ़ोतरी हुई है, 167 की ना। तो बढ़ोतरी कितनी हुई है ये देखना है हमें, कितना इंक्रीज हुआ है, यस। तो दैट इज 167%। बड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द बेस टाइम पीरियड सर्व एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। बेस टाइम पीरियड क्या स्टैंडर्ड होता है टाइम ऑफ कंपैरिजन, हाँ हम उसको चेंज कर लेंगे बट कंपैरिजन उसके साथ चलता है हमारा जब भी इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। तो फिशर आइडियल फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई डेस्ट टेस्ट। ए भाई कितनी बार रिपीट मारेगा एक क्वेश्चन, 2000 जून 2019 में दिया, दिसंबर 2019 में दिया। अगला अटेम्प्ट देखो कौन सा, दिसंबर 2020 का। मैं तो हुआ नहीं था ना कोविड के चक्कर में, उसमें भी सेम क्वेश्चन डाल दिया। कौन सा मेथड फॉलो नहीं कर रहा, सर्कुलर। इसका फेवरेट है ये, ठीक है, यस। एट द लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर इज 110, फिशर आइडियल इंडेक्स इज इतना। तो हमने क्या पढ़ा था, फिशर आइडियल इंडेक्स क्या होता है, लास्ट पेयर्स इनटू पास्ट ईयर्स का रूट, है ना। पास्ट ईयर्स पूछा है, बता दो यार क्या होगा भाई। लास्ट पेयर्स है 109, यहाँ हो गया ये 110 इंटू पास्ट ईयर्स, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर से कट गया। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 109 इंटू 109 बाय 110। सॉल्व करके आंसर बताओ फटाफट से। थोड़ा सा लॉजिकली बताऊं, आंसर ये आना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि सारी वैल्यूज़ किससे छोटी हैं, ये सारी वैल्यूज़ 110 से बड़ी हैं भाई। ऊपर में दोनों प्रोडक्ट छोटे आ रहे हैं, नीचे वाला बड़ा है, तो लॉजिकली दिख रहा है 108 आंसर आना चाहिए, लॉजिकली दिख रहा है, ठीक है। फिशर आइडियल इंडेक्स अगेन वापस से, अरे भाई फेवरेट है इसका, फेवरेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट मारता रहेगा, ओके। अब हो सकता है ना तो बहुत बार दे दिया बट इसने, बट देता है ये क्वेश्चन। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप from 120 to 180 when salary goes up from 240 to 540, what is the increase in real terms। ये देखो डिफ्लेटेड वैल्यू निकालनी है ना भाई। डिफ्लेटेड वैल्यू हमारा क्या बोल रहा है भाई, 120 से 180 गया है हमारा कंज्यूमर इंडेक्स, ओके। और हमारे जो यहाँ पर सैलरी लिखी है वो गई है लेट्स सपोज 240 से 540। तो एक्चुअल में कितनी सैलरी बढ़ी है, तो एक्चुअल में तो बेटा इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, बट इंडेक्स बहुत बढ़ गया है तो इसकी मैं डिफ्लेटेड वैल्यू निकालूंगा,
है ना। तो डिफ्लेटेड वैल्यू अब याद रखो, हमारे पास में बेस क्या है 120 है, 100 नहीं है, ये चीज याद रखना। तो डिफ्लेटेड वैल्यू इस केस में 540 बाय 180, 100 होता तो बात अलग होती, यहाँ पे 120 है तो उससे मल्टीप्लाई होगा। 100 होता क्यों, तो मैं इसलिए फॉर्मूला में बताया था भाई, आप जब बेस पीरियड लिख रहे हो तो उसको ध्यान रखना है कि उसका इंडेक्स नंबर कितना है। ठीक है, तो यहाँ से ये हुआ, ये हुआ, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, तो यहाँ से कितना हो गया ये, दिस इज़ 1, दिस इज़ 8, तो ये आ गया 360। तो इस टाइम के अकॉर्डिंगली हमारा जो यहाँ पे प्राइस बनता है वो 360 रुपये बनता है। तो इसने कितनी ग्रोथ मारी है भाई, कितनी ग्रोथ मारी है, 360 माइनस 240 रुपये की, दैट इज 120 रुपये की। तो ग्रोथ कितनी मारी है भाई, 120 रुपये की मारी है। ठीक है, तो याद रखना भाई बेस इसने क्या लेके चला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। ठीक है, बेस का इंडेक्स नंबर 120 है तो 120 कंसिडर करना है। अब ये देखो, हाँ हमारे पास ना जुलाई 2021 में ना 3 क्वेश्चन आए थे। एक में पूछा था पाश्चे इंडेक्स, एक में पूछा था हमारा मार्शल एजवर्थ, और एक में पूछा था हमारा फिशर, और डेटा तीनों में सेम था। तो भाई पाश्चे, मार्शल एजवर्थ और फिशर निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या, P0 Q0, P0 Q1, P0 P1 Q0, है ना, और हमारे को चाहिए P1 Q1। यस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा P0 ये है, P1 ये है, Q0 ये है, Q1 ये है। तो P0 Q0 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 20 200, 8 इंटू 16 कितना हो गया भाई 144, 144 ही होता है ना, चेक कर लो भाई, मेरी कैलकुलेशन आजकल गलत बोल दिया मैंने, है ना, वो तो 8 इंटू 9 होता है ना, हो रखी है भाई गलती। 5 इंटू 10 50, 4 इंटू 7 28। ठीक है, सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं फिर उसके बाद में देखेंगे। P0 Q1, भाई मैं सारे फॉर्मूलाज एक साथ ही निकाल दूंगा ना, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। P0 Q1 मुझे पास्चेस चाहिए, लास्पर्स नहीं चाहिए, पास्चेस चाहिए, मैक्सवेल एडवर्थ ही है, और क्या चाहिए अपने को फिशर, तो लास्पर्स निकालना ही पड़ेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। P0 Q1 कितना है भाई अपने पास, P0 Q1 है दिस इंटू दिस 220, 18 इंटू 8 144। ठीक है, 5 इंटू 11 55। ठीक है, एंड 4 इंटू 8 कितना हो गया 32। अब P1 Q0 तो 12 इंटू 20 कितना हो गया भाई बताओ 240, 8 इंटू 16 वापस से सेम वैल्यू आएगी 128, है ना, 6 इंटू 10 60, और हमारा 4 इंटू 7 दिस इज 28। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम ही है, यस क्योंकि यहाँ पर हमारा वैल्यू सेम है ना, तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आएगी भाई हमारी 144, यहाँ पर 32 ही आएगी, इससे इसके इक्वल। ठीक है, निकाल के देख लेना, 6 इंटू 11 66 हो गया, 12 इंटू 22 कितना हो गया भाई 12 इंटू 22 264। ठीक है, क्लियर है भाई, यस। अब सम कर दें इसका, 200 प्लस 128 प्लस 50 प्लस 28 406। ठीक है, 220 प्लस, अच्छा कैलकुलेटर ट्रिक होती है ना, बड़ा फटाफट से सॉल्व होता है ना, हम साथ साथ में m प्लस करते जाते हैं तो आंसर आ जाता, बट आज कैलकुलेटर नहीं है भाई, सिखाया हुआ है बट कैलकुलेटर ट्रिक यहाँ पे। इस वाले में m प्लस चल जाता, क्या कर दिया 240 प्लस 128 प्लस 60 प्लस 28 456। यस, आखिरी वैल्यू बताओ भाई कितनी आ रही है 264 प्लस 144 प्लस 66 प्लस 32 506। ठीक है भाई, अब पास्चेस निकालना है, तो पास्चेस के अंदर में क्या फॉर्मूला होता है हम करंट वाले प्राइस को क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराते हैं,
यस, तो P1 Q1 का सम कौन सा हो जाएगा, ये वाला 506, डिवाइड कैसे करेंगे, P0 Q1 का सम दैट इज 451, 506 डिवाइड बाय 451 इंटू 100, यस 112.195, तो 112.2 ही हो गया ना अप्रोक्सीमेटली भाई, है ना, 112.2 ही हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा चाहिए, मार्शल एचवर्थ। मार्शल एचवर्थ में क्या होता है भाई, हमारा जो क्वांटिटी 0 और क्वांटिटी 1 वाला जो इसके साथ में है, मतलब ये वाली वैल्यू, इन दोनों का सम हो जाएगा, यही होता है ना, क्या होता था भाई, सम ऑफ P1 Q0 प्लस में सम ऑफ P1 Q1 बाय में सम ऑफ P0 Q0 प्लस में सम ऑफ P0 Q1। तो क्या हो गया भाई यहाँ से वैल्यूज, तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम दैट इज 506 प्लस में 456 बाय में 451 प्लस में कितना है 406, कितना आ रहा है देखो, 506 प्लस में 456 ए भाई 962 डिवाइड बाय में कितना हो गया भाई 57 857 इंटू 100, तो 112.25 आ गया, है ना, 112.26 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है भाई, तो इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट मेथड हमारा फिशर इंडेक्स, ठीक है, तो फिशर इंडेक्स के अंदर में हम क्या करेंगे भाई, हमारा यही जो वैल्यूज आई हैं, यस लास्ट पेयर्स भी निकाल लेते हैं, उनका फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, तो लास्ट पेयर्स निकाल लूँ मैं यहाँ से, इजी रह जाएगा, तो P0 Q1 बाय में P1 Q0, ओहो क्या कर दिया, P1 Q0 बाय में P0 Q0, है ना, इसका सम करना पड़ेगा। P1 Q0 का सम क्या है भाई अपने पास में 456 और P0 Q0 का 406, इन दोनों का डिवीजन कर देंगे, 456 डिवाइड बाय 406, तो 1.1231 आ गया, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, ठीक है, किससे भाई 100 से, यस, तो वैल्यू कितनी आ गई है 112.315, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को अपन अगर 500 से मल्टीप्लाई करा दें और दोनों का ले लें क्या जी स्क्वायर रूट, दोनों का क्या ले लें जी स्क्वायर रूट, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, हमें मिल जाती है फिशर इंडेक्स की, तो फिशर इंडेक्स की वैल्यू आई है 112.26 के अप्रॉक्सीमेटली, यस, तो इसका आंसर डी आ गया, यस, ये वैल्यू आई है। क्या होता है फिशर इंडेक्स, फिशर इंडेक्स होता है लास्ट पेयर्स एंड पास्ट पेयर्स का स्क्वायर रूट, तो इजी था कैलकुलेट करना, तो ये वाला मेथड यूज किया, ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के देख चुके हैं जो लास्ट ईयर में आए हैं। अब आपको क्या करना है, बैठ के कैलकुलेशन करनी है और इस प्रकार के और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये चैप्टर में भाई कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस चैप्टर में हमें पूरे में से पूरे नंबर लेकर आने हैं, थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना, 100% आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चावाड़ी।